समझ का स्तर ऊंचा उठना बहुत जरूरी है। समझ का स्तर ऊपर उठने के लिए आपका चीजों को समझने के लिए तैयार होना आवश्यक है, और उसके लिए हम ये 3 दिन का शिविर, मीटिंग, कोऑर्डिनेशन, ओरिएंटेशन या ट्रेनिंग प्रोग्राम, आप इसे कुछ भी कह लीजिए, वो हम आयोजन करते हैं। अब इस आयोजन के पीछे का भाव क्या है कि सारे लोग अपने भीतर जो जमा है उसे साइड में रखकर एक दूसरे के लिए जुड़ने के लिए, कनेक्ट होने के लिए तैयार रहें। आप लोग यहां आए हैं मोर्चे से जुड़ने के लिए, आप लोग आए हैं हो सकता है देवेंद्र भाई से जुड़ने के लिए, हो सकता है आप कुछ और मतलब किससे जुड़ने के लिए आए हैं मुझे नहीं मालूम है, लेकिन हम यहां आए हैं आप सबको जोड़ने के लिए एक दूसरे से। हमारा जो मकसद है वो ये है कि एक ऐसी व्यवस्था के लिए काम करना जिसमें हम सबको ये समझ में आ जाए कि अगर सबसे आगे भागोगे तो अकेला रहना पड़ेगा, और अगर मिलकर के चलोगे तो तुम्हारे साथ पूरी दुनिया होगी। और आदमी की ये नेचर है, बचपन से आपको पढ़ाया भी गया होगा कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। पढ़ा ना, आदमी एक सामाजिक प्राणी है। ये तब तक ठीक रहेगा जब तक ये सामाजिक रहेगा। ये अकेला हुआ तो कमजोर हो जाएगा, डर लगने लगेगा, अकेला हुआ तो बीमार पड़ जाएगा, अकेला हुआ तो ये किसी लायक बचेगा ही नहीं, ये अपना अस्तित्व अपने परमात्मा से टूट जाएगा, ये अकेला होते ही टूट जाएगा। ये नियम है। उन लोगों ने इस खेल को पकड़ लिया कि इस आदमी को तोड़ना है तो इसको अकेला कर दो, अकेला होते ही कंट्रोल हो जाएगा। कंट्रोल होने के लिए आदमी बना नहीं, लेकिन अकेला कर दोगे तो कंट्रोल हो जाएगा। डीएनए की जो आप बात कर रहे थे, सबसे फ्लेक्सिबल आइटम है डीएनए बॉडी के अंदर। जो भी बॉडी को चाहिए बना सकता है, डीएनए अंदर ही अंदर रिफॉर्म कर सकता है। जो बॉडी को नहीं चाहिए उसको निकाल सकता है, अंदर ही अंदर मार सकता है, अपना इवोल्यूशन कर सकता है, और वो जैसे माहौल मिलता जाएगा उसके हिसाब से आदमी को बनाता जाएगा। उसका दिल जैसा चाहिए, लिवर जैसा चाहिए, दिमाग जैसा चाहिए, अपने आप करता जाएगा वो। तो वही जो आप कह रहे थे कि डीएनए को छेड़ दो, डीएनए में छेड़खानी कर दो, बिल्कुल सब खत्म। समझे ना? उसका बड़ा काम क्या है, इसको आप खान पान से खराब करना हो, चाहे इंजेक्शन देके करना हो, चाहे डर देके करना हो, चाहे अकेलापन देके करना हो, ये सारे के सारे काम अगर आपने सुना हो, अगर पुरानी वीडियोस आपने सुनी हो, तो हम सब मोर्चे के साथी बोलते हैं ये सारा प्रोपेगेंडा आपके डीएनए के साथ छेड़छाड़ का है। जितने नियम, जितने खाद्य के नियम, जितने परिवार के नियम, यहां तक कि आप दूसरी जाति में शादी कीजिए, आप दूसरी जगह के व्यक्ति से शादी कीजिए। भाई रायपुर में जब बच्चा या कोई जानवर या कोई पेड़ पौधा जब पैदा होगा या उगेगा ना, तो वो रायपुर छत्तीसगढ़ की जलवायु, वातावरण और वहां के माहौल के हिसाब से पैदा होगा, जो वहां के लिए ही है। और सबसे बेस्ट कंपैटिबिलिटी उसको यहां के एरिया के अंदर ही मिलेगी। और जिस तरह का वो काम करता है, जाति का मतलब ये नहीं है आप किस कास्ट में आपने जन्म लिया, किस घर में जन्म लिया, कैसा व्यवसाय है। मेरे हिसाब से जाति वो है जिसे हम जाति बोल रहे हैं, कि आप किसान जाति से हैं, कि आप कुम्हार जाति से हैं, कि आप गडरिया जाति से हैं। तो आपके पास 3 तरह के, अब मैंने जो बोले वो 3 काम हो गए। सुनार हैं कि लोहार हैं, 5 हो गए। अब लोहार को अपने आप लोहे, उसके डीएनए में लोहे को परखने की कि कौन सा लोहा कौन से उपकरण बनाने में काम आ सकता है, हथियार बनाने के लिए कौन सा करें, कि ये पिलर खड़ा करना है तो कौन सा करें, उसके अंदर कुदरती है वो नॉलेज डीएनए में। अगर उसके काम को उसको अगर खत्म करना है
तो उसके डीएनए को खत्म करना है तो उसके पुश्तैनी काम से उसको दूर कर दो। खाली कुम्हार को यह कह दो कि मैं कुम्हार क्यों रहूं, वो कहने लग जाए और खुद अपने पुश्तैनी काम को छोड़ के वो कहे मैं तो सलून खोलूंगा। वो नाई वाला काम करने लग जाए। नाई वाला काम उसके डीएनए में है नहीं, उसके पुरखों ने कभी किया नहीं, है ना? समझ रहे हैं? तो इस तरह से जो किसान है उसको खेती किसी ने सिखाई नहीं होती है। देखा आपने क्या किसान को कहीं एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में जाते हुए? एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी आने के बाद तो खेती खराब हुई है उल्टा। पशुपालन विभाग आने के बाद, डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट आने के बाद तो पशु खराब हुए हैं उल्टे, नुकसान हुआ है सारी प्रजातियों का। उससे पहले करोड़ों साल से, हजारों साल से आदमी अपना अस्तित्व को बचाए हुए था। 100 साल जिंदा कैसे रहना है, 150 साल जिंदा कैसे रहना है, पेड़ों को भी मालूम था, आदमी को भी मालूम था, जानवरों को भी पता था निरोग कैसे रहना है। फिर ये इंस्टीट्यूट आ गए, मेडिकल इंस्टीट्यूट आ गए तो हम बीमार होना चालू हो गए, ठीक है। डेंटल वाले डॉक्टर आ गए तो दांत खराब होना चालू हो गए। हार्ट वाले इंस्टीट्यूट आ गए तो हमको दिल की बीमारियां चालू हो गई। मतलब पहले अस्पताल आया है फिर बीमारी आई है, इस बात को ध्यान रखिएगा। पहले पुलिस थाना आया है फिर अपराध आया है, अपराध के बाद पुलिस नहीं आई है, पुलिस के बाद अपराध आया है। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? आप देखो कि जिस टाइम पर पाकिस्तान नहीं बना है उससे पहले भारत की कोई सेना नहीं है। देखो कमाल की बात है। आपको वो इतिहास कहीं दिखाई दे रहा है कि जिस वक्त भारत एक देश है, ये सबको पता लग गया, रियासतें हैं, उन सब का अपना लड़ने का तरीका है, उनकी सेनाओं के बारे में आपको कोई दस्तावेज दिखाया गया? कहां है वो सेना, किससे लड़ती हैं वो, किन मुद्दों पर लड़ती हैं वो, कब कब किस मुद्दे पर किस सेना से लड़े? उन्हें ये तो कह दिया कि फलाने ने आक्रमण किया फलाने रियासत के ऊपर। मतलब आपको यह सिखाया गया कि केवल मतलब उन लोगों को राज स्थापित करना था, इसलिए लड़ाइयां हुई हैं। आप में से कितने लोग हैं जो पड़ोसी के घर पर राज करना चाहते हैं? है कोई? मतलब मेरे ख्याल से कोई मेंटली होएगा जो मतलब अपनी कमाई हुई को छुड़ाने के लिए तो हम लड़ाई लड़े तो 100 बार लड़े, अपने पुरखों की कमाई हुई को बचाने की लड़ाई 100 बार लड़े, लेकिन हम दूसरे को कब्जा करने की लड़ाई तो कोई दिमाग हिला हुआ आदमी ही करता है। उसको कौन करता है? ये तो प्रकृति के नियमों में शामिल ही नहीं है, या है शामिल? तो हम लोगों को गलत जानकारियां दी गई और हम लोगों के डीएनए के साथ छेड़छाड़ करने के लिए हमारे अंदर कुछ ऐसी चीजें डाल दी गई जानकारी के रूप में, भावना के रूप में या तंत्र के रूप में कि हम किसी तरह अकेले पड़ जाएं, बीमार होते रहें, टूटे रहें, अपने समाज के लिए निकले ही ना, और हमारे अंदर एक होड़ पैदा हो जाए कि हमको पूरी दुनिया से आगे निकलना है। भाई मैं ये बहुत बार बोलता हूं, कितना ही बड़ा घर बना लो, उससे बड़ा घर बनाया हुआ किसी न किसी ने है पक्का। कितनी बड़ी गाड़ी ले लेना, उससे बड़ी गाड़ी भी किसी न किसी की पक्का है। क्यों? कैसे ही कपड़े पहन लो, उससे बढ़िया कपड़े भी होंगे किसी न किसी के पास। कितना ही सोना इकट्ठा कर लो, वो सोना भी उससे ज्यादा भी किसी न किसी के पास पक्का है। तो आप ना तो किसी से सुंदर दिख सकते, सबसे सुंदर मतलब ना तो आप सबसे सुंदर दिख सकते, ना आप सबसे अमीर हो सकते, ना आप सबसे ज्यादा मतलब शान से चल सकते। ये तो एक ही तरीका बचाता है, केवल एक ही तरीका कि आप सब एक हो जाओ, फिर सारे सुंदर हो जाएं। कितना सुंदर हो अगर हम यहां पर एक आईना लगा लें, अपना चेहरा छोड़कर शीशा बांध लो, तो सामने वाला बंदा अपना ही चेहरा देखेगा, उसे कभी कोई बुरा लगेगा ही नहीं, सब अच्छे लगेंगे। कितना खूबसूरत काम हो जाए कि हम सब में मतलब अपना चेहरा देखने लग जाएं। कहने का मतलब यह है कि सामने वाले में अपना चेहरा देखने लग जाओ,
वो केवल तब संभव है जब हम सब लोग एक दूसरे से उस लेवल पर जुड़े हों कि भाई यहां भी हमारी ही जड़ है, ये भी हमारी ही जड़ है, ये भी हमारी ही जड़ है, कि नहीं? भाई मैं राजपूत हूं, मतलब एक आदमी राजपूत है, मैं जाट हूं, एक ब्राह्मण है। सबसे पहली बात तो यह है कि अगर इस सृष्टि में ये मान लें कि ये तीनों एक साथ ही पैदा हुए थे, मैं तो अभी तो तीनों का जिक्र किया, मतलब सबकी बात कर रहा हूं मैं, आप सबकी। आपके पुरखे कहीं ना कहीं मिल करके आपको लगेगा कि ये चलो तीन मां बाप की संतान थे, वो तीन मां बाप एकदम से प्रकट हुए, तो वो जिसने प्रकट किए हुए होंगे वो उसकी संतान हो गए, वहां से तो वो एक ही है, नहीं समझे? और अगर वो शाखाएं बनते बनते बने हैं, तो जैसे दादा की संतान दादा पे जाके आप मिलोगे, मतलब आपके चचेरे भाई बहन हैं, वो सारे अगर उनकी पीढ़ियों पे ऊपर जाते जाएंगे तो दादा पे मिलेंगे, दादा पे नहीं मिलेंगे, परदादा पे मिलेंगे, परदादा पे नहीं मिलेंगे, उससे ऊपर वाली पे मिल जाएंगे। वो आप मिलोगे तो एक ही संतान, एक ही जगह के, एक ही जड़ मिलेगी आपकी। तो इस तरह से यदि लास्ट तक जाएंगे तो यहां जितने लोग बैठे हैं सबकी जड़ एक ही जगह मिलेगी ना। तो फिर हम अलग कैसे हो गए? फिर हमें आपसे आगे क्यों भागना है? फिर हमको अलग क्यों दिखना क्यों है? हमें आपसे अलग दिखना क्यों है? और ये अलग दिखने की परंपरा ने ही हम लोगों को एक दूसरे से तोड़ दिया, और इसीलिए हमारे घरों के अंदर, दिलों के अंदर गुस्सा, डर, नफरत, अकेलापन, एंजाइटी, डिप्रेशन, टेंशन और कंपटीशन, ये सब भावनाएं हमारे अंदर दे दी। वो सब निकल सके और हम सब लोग एक महसूस कर सके एक दूसरे को एक साथ आकर के, उसके लिए हमने ये मिशन शुरू किया है जनता सरकार मोर्चा, कि आप सारे यहां आ जाइए, हमसे जुड़ने के लिए ही सही, मोर्चे से जुड़ने के लिए ही सही, आप अपना दिल खोलिए। और जब सारे लोग अपना दिल, अपनी बाहें जुड़ने के लिए खोल लेंगे, जब अंदर का वो जो आज तक हमसे कुछ गलतियां हुई हैं वो जब हम छोड़ देंगे, कर दो, खुद को माफ कर दो, साथी को माफ कर दो, जिसने जो गलती कर दी कर दो माफ। आज हम यहां इकट्ठे हुए, मान लो 30 तारीख है, आज 30 अक्टूबर 2025, आज तक हमने जो किया छोड़ दो। अच्छा किया है उसको याद करके ये रखे कि आगे करना है, जो हमने कहा बुरा किया है उसको याद करके कि छोड़ देना है, जहां अकेलेपन जिस वजह से आया है उसको छोड़ देना है, और अब अपने ही साथियों के साथ जुड़ने के लिए तैयार हो जाओ। सामने वाले ने 2 दिन पहले आपको गालियां दे दी थी, कोई बात नहीं, उसको आज एक बार माफ करके देख लो। अगर वो माफ करके नेक्स्ट स्टेप पे चलने के लिए तैयार हो तो ठीक है, अभी नहीं तैयार हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। मतलब मैं ये भी कह रहा हूं, अभी आप दोनों तैयार नहीं हो तो फिर आप नहीं जुड़ पाएंगे, दोनों तरफ से तैयारी चाहिएगी। तो आप में से जो जो अभी जुड़ने के लिए तैयार हैं वो तो जुड़ ही सकते हैं, और फिर आप देखोगे कि हम सारे के सारे एक ही जगह से जुड़े हुए हैं। वो जड़ बनने का काम हम लोग करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि आप सबको एक दूसरे से जोड़ सके, क्योंकि आप सबके जुड़े बिना ये लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती, ये आंदोलन नहीं किया जा सकता। आंदोलन का मतलब कोई सरकार गिराना या विरोध करना, सड़क पर नारेबाजी करना नहीं है। आंदोलन केवल करते हैं आंदोलित मन, और वो घर में बैठे बैठे गाते गाते भी हो जाता है। ये मोर्चा अकेला ऐसे जगह है जहां सारी क्रांति हंसते खेलते हो रही है, एकदम हंसते खेलते, मस्ती में। यहां लड़ भी रहे हैं तो मस्ती में। जिनको ये लगता है कि ये मोर्चा सही जगह है, वो फिर इस पे काम चालू कर दीजिए, इसके मिशन पे। जिनको लगता है कि अभी जांच पड़ताल करनी है तो इंतजार कीजिए, परखिए, मतलब अच्छे से जांचिए पहले, जितने लोगों से जुड़े हो वो लोग कैसे हैं, जिन संस्थाओं से जुड़े हो, जिस संस्था से जुड़े हो वो मतलब किस तरह से चलती है, उसकी व्यवस्था क्या है। और जब अंदर से एक बार फिट हो जाए कि हाँ अब सही है,
फिर आगे बढ़ लीजिए, फिर आंख पीछे मुड़ के मत देखिए। तो ये मकसद बहुत स्पष्ट आपको होना चाहिए। हमारे इस मिशन में 2-3 चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। आज पहला दिवस है तो आप सब लोगों को वो सारी बातें अगर क्लियर होंगी दिमाग में तो बहुत आसान हो जाएगा आगे हमारे साथ चलना। सबसे पहले तो आपको ये मन में धारण कर लेना है कि हमें डर और लालच से मुक्त होकर काम करने की शुरुआत करनी है। किन किन चीजों से? डर और लालच, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है यहां। दूसरी बात, इस मोर्चे में जो भी कंट्रीब्यूट करना चाहते हो, समय, ऊर्जा, धन, सामान, या आप खुद आते हो, तन मन धन जो भी आप इस मोर्चे को दे रहे हो, जिस भी तरीके से दे रहे हो, आपने ये सोच करके देना है कि आप वो जितना भी समय और वो धन दे रहे हो वो अपने आप को दे रहे हो, मुझे मत देना वो, समझे? और किसी और को भी मत देना। यदि वो देकर आप मजबूत हो रहे हो, यदि आप वो देकर खुश हो रहे हो तो ही देना। अंदर से उत्साहित हो, ऊर्जावान होते हो तो ही हमको सहायता देना जो हम आपसे मांगते हैं, अदरवाइज नहीं देनी है। मजबूरी में होकर कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि मोर्चे का पहला उद्देश्य है अपने लोगों को मजबूरी से मुक्त करना। मजबूरी वाली फीलिंग कि हमको मदद करनी पड़ेगी तभी वो आपकी मदद होगी। कई लोगों को होता है ना, क्या करें, करना पड़ता है, क्यों? क्योंकि तभी उधर से हमारी सहायता होगी। नहीं, आप नहीं मदद करोगे तो भी होगी 100% उतनी ही, समझे? इसलिए यहां जब तक मदद करो कर दो, जब आपको लगे कि अब मेरे से मदद नहीं होगी छोड़ दो, या आपको लगे कि मैंने गलत आदमी को मदद कर दी या गलत उद्देश्य पे मदद कर दी, उस दिन छोड़ दो। लेकिन फिर अपने आप को गालियां दोगे यदि आप उस मदद को बताओगे और वापस हमको कोसोगे तो। भाई देखो, आप आज आप हमको मदद कर रहे हो, आज तो आप कह रहे हो बलारा जी आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो यार, ये बड़ा अच्छा काम है, ये है और वो है। जुड़ने के बाद महीने 2 महीने के बाद आप जो चाहते थे वो हमने नहीं किया, मान लो जो आप चाहते थे वो हमसे नहीं हुआ, जो उम्मीद आपको थी वो पूरी नहीं हुई, तो फिर क्या कल गालियां देने चालू कर दोगे? फिर बलारा जी जो है वो खराब हो जाएंगे, है ना? तो भाई पहले एक बार टेस्टिंग ही कर लो, वेट ही कर लो। कई मैंने ऐसे साथी देखे हैं जिन्होंने 1-2 साल तो खाली टेस्टिंग किया। अरे बहुत आते हैं क्रांतिकारी, बहुत आते हैं संगठन वाले, बड़े आते हैं। तुम देखना अभी 2024 का चुनाव आएगा, ये ऐसे बिक जाएंगे। अभी दिखाता हूं मैं तुमको 24 के चुनाव में ये चुनाव लड़ेंगे। मैंने कहा बस इतना सा चुनाव, ये कोई बात होती है यार? हमने जब बोला है कि शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय, राजनीति, खेती और धर्म, जब इसमें है ना चौथे नंबर पर राजनीति, हमने बोला ही है हम राजनीति से पूंजीवाद को खत्म करेंगे। 2024 के चुनाव में अगर राजनीति से पूंजीवाद खत्म करने की पोजीशन पर हम नहीं है तो हमें राजनीति पर बोलने का अधिकार नहीं है। ये उद्देश्य पे तो हम पहले से बोल रहे हैं ना कि भैया राजनीति में से पूंजीवाद को खत्म करेंगे। अब क्या राजनीति में से पूंजीवाद को मैं खत्म कर सकता हूं? बताओ आप। नहीं कर सकता। आप कर सकते हैं? नहीं कर सकते। ये लोग इतने बैठे हैं ये कर सकते हैं? नहीं। जितने जुड़े हैं वो नए। अरे नहीं भैया, जब आपको अपने गांव में राजनीतिक मूवमेंट चलाने के लिए 1 सिंगल रुपए की जरूरत ना पड़े, उस दिन आप राजनीति से पूंजीवाद को खत्म कर सकते हो कि नहीं? भाई आप तक मुझे प्रचार बात पहुंचानी है, मुद्दा पहुंचाना है, राजनीतिक आदमी का विजन पहुंचाना है, उसके लिए 1 रुपया खर्च नहीं करना पड़े, फिर तो आप खत्म कर सकते हो ना। और उस लेवल पे जाने के लिए आपको गांव के आखिरी आदमी तक जाना पड़ेगा। आखिरी आदमी को बात समझ में आया कैसे आएगी? वो क्यों आपके साथ जुड़े भैया? उसका फायदा नहीं है तो क्यों जुड़े वो?
रिजर्वेशन वाला ऐसे आदमी से क्यों जुड़े जिसका रिजर्वेशन नहीं है? क्योंकि उन दोनों को दो कैटेगरी में जोड़ा, वो बांधा हुआ उन्होंने। और हिंदू मुसलमान से क्यों जुड़े? मान लो अपनी टीम में एक मुसलमान है एक हिंदू है, पंगा हो गया, वो जाएगा मुसलमान जाएगा, उससे हिंदू क्यों जुड़े? और हिंदू जाएगा मांगने के लिए, उससे मुसलमान की मतलब उसमें जाएगा, तो क्यों जुड़े? जाट जो है राजपूत से क्यों जुड़े? राजपूत ब्राह्मण से क्यों जुड़े? चमार क्यों जुड़े जाट से ब्राह्मण से? क्योंकि हमको तो सिखाया गया कि ये मनुवादियों ने ऐसा कर दिया, ब्राह्मणों ने ऐसा कर दिया, फिर वो कहते हैं कि रिजर्वेशन वालों ने ऐसा कर दिया, फिर वो कहते हैं जय भीम वालों ने ऐसा कर दिया, वो कहते हैं मायावती वालों ने कर दिया, वो कहते हैं भाई चौहान वालों ने कर दिया, अब है मतलब अलग अलग लोगों ने ऐसा कर दिया। तो आपके सामने तो वो आदमी किसी एक कैटेगरी का है, वो कैटेगरी का आदमी आपसे क्यों जुड़े? उसको मनाने के लिए अगर आप उसको वोट खरीदना चाहते हो पैसा चाहिएगा, उसकी इच्छाएं पूरी करना चाहते हो तो पैसा चाहिएगा। लेकिन यदि आप उस व्यक्ति को इस मिशन में शामिल कर सकते हैं तो इस मिशन में उसके लिए कुछ नहीं है तो वो आपसे नहीं जुड़ेगा। तो इसका मतलब है कि अगर जनता सरकार मोर्चा के मिशन में पैसा खत्म करना है तो उस मिशन को ऐसा बनाना पड़ेगा कि गांव में अगर 1500 घर हैं तो 1500 के 1500 घरों का वर्तमान और भविष्य सुधरता हो। अगर आपके पास ऐसी कोई पॉलिसी हो और अगर पूरे के पूरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में 2.5 लाख वोटर हैं तो ये मान के चलो कि लगभग 80,000 घर हैं, तो उन 80,000 घरों के प्रत्येक घर का वर्तमान और भविष्य सुधारने का विजन आपके पास है तो आप राजनीति में बदलाव कर सकते हैं। यदि ऐसा विजन नहीं तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते। तो मतलब क्या है कि यदि आपको यहां से पूंजीवाद खत्म करना है तो आपको उन 80 के 80,000, यदि 80,000 घर है एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में, तो उन सब के लिए आपके पास पहले से कोई पॉलिसी मौजूद होनी चाहिए नहीं? और वो पॉलिसी के लिए आपको 80,000 के 80,000 घरों की स्थिति पता होनी चाहिए कि कितने लोगों के घर कर्जे में हैं जो नीलाम होने वाले हैं। तो आपके पास यदि उसका समाधान नहीं है तो आपको वोट मांगने का अधिकार नहीं है। कितने लोग बीमार पड़े हैं या भविष्य में बीमार हो तो उनकी समस्या का समाधान आपके पास नहीं है तो फिर आप नहीं कर सकते। कितने लोगों को रोजगार नहीं है आपके पूरी कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर, मान लिया कि 40,000 बेरोजगार बच्चे हैं, यदि आपके पास 40 के 40,000 बच्चों के रोजगार का इंतजाम करने का विजन डॉक्यूमेंट नहीं है और उसको इंप्लीमेंट करने के लिए मौजूदा फोर्स नहीं है तो आप राजनीति में कोई बदलाव नहीं कर पाओगे। और यदि आपको अपने मोर्चे के अंदर जब तक वैसे लोग दिखाई देंगे कि सारा का सारा डिसीजन अगर मान लो किसी एक टीम को करना होगा, वो टीम मान लो वो कि भाई सारी चीजें देवेंद्र के हाथ में हैं, मान लेते हैं ऐसा कुछ बोल दिया कि भाई ये तो सब फाइनल तो वही करेंगे, बस फिर तो होली राजनीति में बदलाव। फिर हमारे में और उन संगठनों में क्या फर्क है भैया जिनमें सुप्रीमो बने बैठे हैं? भाई एक नया सुप्रीमो खड़ा हो जाएगा फिर, क्यों नहीं समझ रहे हो? अगर मान लो यहां भी सारे निर्णय यहीं से होने लगे, स्टेज से होने लगे, या जिन्होंने आंदोलन शुरू किया है उससे होने लगे तो हो लिया फिर तो आंदोलन। अच्छा पंगा है, आप में से कितने लोग मोर्चे की किसी भी मीटिंग में पहली बार आए हो? हाथ खड़ा करो। और उत्तरे की देखो जरा, दिखाओ जरा कितने सारे लोग हैं, है ना? ये पहली बार लोग आए हैं, पहली बार मोर्चे की मीटिंग में आया। तो फिर क्या करें? निर्णय लेने का फैसला कौन कौन चाहता है अपने हाथ में? जो पहली बार आए हैं, निर्णय लेने का फैसला आपको चाहिए। अच्छा 4 साल से हमने काम कर रखा है, हम पागल है? नहीं, समझिए बात को ना, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। आपको मालूम नहीं मोर्चा कैसे चल रहा है, आपको पता नहीं कैसे लोग जुड़ रहे हैं, आपको पता नहीं है कि क्या विजन डॉक्यूमेंट है, पता नहीं है कि हम लोग क्या चाहते हैं, पता नहीं है हमारे पास क्या विजन है, लेकिन निर्णय आपको चाहिए डिसीजन लेने का। ये भी गड़बड़ है। जैसे कहते हैं ना हम हर किसी को शामिल करेंगे, एक शब्द है कि सबकी सहमति से चलो। क्या आप में से सबकी सहमति से चलना संभव है? एक आदमी 4 साल में आज जुड़ा है, एक आदमी 4 साल पहले जबरदस्ती
4 साल से भी पहले कितने लोग हैं जो मोर्चा बनने से पहले से भी जानते हैं मुझे? जानते हैं ना मोर्चा बनने से पहले, तो तब भी अपन तो लड़ ही रहे थे। मतलब यह है कि एक तो आदमी 9 साल से लड़ रहा है और एक आदमी ने आज शुरुआत किया है मोर्चे के अंदर, या फिर मोर्चे की शुरुआत 2022 में हुई, तो हम ये मान के चलते हैं कि पिछले 3 या 4 साल से हम लोग लगातार जुड़े हुए हैं। जनवरी 22 में हुई थी तो जनवरी 26 में अभी 4 साल पूरा हो जाएगा। तो अब गड़बड़ हो जाएगी। यदि 4 साल पहले हमने शुरुआत की थी तो जिन लोगों ने शुरुआत की थी अगर वही निर्णय लेंगे तो भी गलत है, अगर आखिरी वाला आदमी लेगा तो भी गलत है, बीच वाला लेगा तो भी गलत है। गलत है कि नहीं बताओ भाई? निर्णय लेने की ताकत पहले वाले को कैसे हो सकती है? क्योंकि 2022 में जिस वक्त मोर्चा बना था उस वक्त लॉकडाउन था, इंजेक्शन की जबरदस्ती थी, मास्क के लिए चालान काटे जा रहे थे, हर किसी को दबाया जा रहा था, वो सिचुएशन। और अब हम नवनिर्माण, यानी तब तो सांस आना मुश्किल था, वो लड़ाई पहले सांस लेने की थी तो मोर्चा बन गया। लेकिन अब सांस आ गया है, अब अपनी अगली पीढ़ियों को आजादी देने की है, तो अब केवल वो लोग जिनको आजादी देने वाले में इंटरेस्ट है वही लोग कामयाब होंगे साथ चलने के लिए, या वो उस टाइम वाले तो बैठ गए। उस टाइम पे जो जुड़े थे वो तो लॉकडाउन टूटा, मास्क हटा, चलो बात खत्म भाई, अब अपने घर चले, अब वो कोई लड़ाई लड़ेगा कोई मतलब नहीं। बहुत लोग हैं ऐसे। कल नरेंद्र भाई आए हुए थे, नरेंद्र गुप्ता जी, कौन कौन जानता है उनको? रायपुर से पहले दिन से कोरोना के टाइम पर क्या जबरदस्त फाइट किया उन्होंने। हम ना मैं 2021 में आया था यहाँ, मोर्चा तो 22 में बना, तो मैं 21 में रायपुर आया था। तो रायपुर मीटिंग में था आप में से कोई वहां पर? आप थे ना रायपुर में, वो एक मीटिंग हुई थी, तो वहां पे हम लोग आए थे। तो हम बात कर रहे थे, मैंने कहा गुप्ता जी आप लीड कर रहे हैं इस मूवमेंट को? बोला हाँ। मैं कहा आप फंडिंग करते हैं आप? बोला नहीं हम लड़ रहे हैं, सबसे जाके बात हम कर रहे हैं। मैं कहा यार बनिया आदमी होकर के ये कैसे काम करता है? तो बोला हमारे पुरखे यार महाराजा अग्रसेन क्षत्रिय थे, ऐसे थोड़ी ना है तुम बनियों को ऐसे कमजोर मानते हो। मैंने कहा हाँ ये तो बात है भाई, तुम लड़ाके तो हो। तो मतलब मैं ये मान रहा था कि यार, तो कल वो बैठे थे रात को, हम 2 बजे तक बैठे रहे, पूरी रात तक चर्चा चली, 1-1.5 बजे तक। तो वो कहने की कि जब 21 में जो लोग साथ आए थे ना, जैसे ही लॉकडाउन खत्म हुआ और वो वैक्सीन वाला दौर खत्म हुआ तो मैक्सिमम लोग घर बैठ गए। वो अगली लड़ाई लड़ने के लिए मेंटली तैयार थे ही नहीं। वो बोलते वो इतने तक ही थे कि किस तरह हमारी दुकान खुल जाए, किस तरह हमारा जीना नॉर्मलाइज हो जाए, तो फिर आगे भविष्य की लड़ाई खत्म। तो वो आंदोलन जो था वो जहां था वो वहीं के वहीं रुक जाएगा, ऑटोमेटिकली रुक जाएगा भाई। अगर जो साथी चले हैं वो नहीं चल पा रहे, और नए साथी फिर नए विजन से जोड़ने पड़ेंगे। अब नया विजन, अगर मेरा एक विजन है तो पंगा, मैं अपना विजन पूरा करने पे लग जाऊंगा, फिर दुनिया ने ठेका ले रखा है भैया मेरा विजन क्यों पूरा करे। मेरे विजन में आपका विजन पूरा नहीं होता तो फिर आप मेरा साथ क्यों दोगे? इसीलिए यहां आपको सबको मौका दिया जा रहा है, भैया अपना विजन बता दो कि आपको क्या, आप क्या करना चाहते हो अपने जिंदगी में। आप जो करना चाहते हो, आपका वो मकसद यहां से पूरा होता हो तो आप जिंदगी भर लंबे चल सकते हो मोर्चे के साथ। अगर आपका विजन पूरा नहीं कर रहे हैं ये मोर्चे वाले, तो फिर आपके लिए मोर्चा किस काम का? गलत है कि सही है? इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि भाई जो आज से पहले हो गई गलतियां हो गई, उनको छोड़ो, माफ करके अब एक बार ये बात करो कि अब हम मोर्चे में जुड़ गए हैं, अब हम एक दूसरे को चीट नहीं करेंगे। कम से कम पहली बात तो अपने दिमाग से ही चीटिंग शब्द निकाल दें, क्योंकि ये लड़ाई केवल लालच और डर से मुक्त आदमी लड़ पाएगा। लालच क्या कि मुझे ज्यादा कमाना है, डर किस चीज का? नहीं कमाया तो मर जाऊंगा, नहीं कुछ किया तो क्या हो जाएगा। सोच कर देखो आप, हमने प्लान किया कि भाई अभी टीम 500, हम लोग टीम 500 की ट्रेनिंग करने जा रहे हैं 24 नवंबर से 1 दिसंबर। ये टीम 500 की ट्रेनिंग हो जाए, 500 लोग योद्धा जो डर और लालच से मुक्त होकर अपने समाज को जगाने के लिए घर से निकल लें। बाय चांस इस यात्रा में, बाय चांस इस यात्रा में किसी साथी के साथ कोई अनहोनी हो जाए, कुछ भी हो जाए,
ये 500 साथी, गरीब से गरीब आदमी भी 500 के 500 में 200 रुपया महीना दे सकता है उस गरीब आदमी के लिए कि नहीं दे सकता? जिसके साथ कोई अनहोनी हो जाए दे सकता है। यानी उसके परिवार को 1 लाख रुपया महीना हो गया, इंश्योरेंस हो गया पक्का, डन। यानी कि डर से मुक्ति, डर से मुक्ति हो गई ना। अब लालच, बहुत जोड़ना है तो हमें नहीं पता तुम कैसे जोड़ोगे, लेकिन आप कोई काम करते हो और आपको कोई काम करने में इंटरेस्ट है, कोई दवा बनाने में, चिकित्सा में, पढ़ाने में, प्रसूति का, कुछ भी करने का, कुछ भी करने का आपका मतलब इंटरेस्ट है कुछ। एक व्यक्ति को अगर 20 परिवार बंधे हुए मिल जाएं अपने बिजनेस के लिए कि वो जो भी सामान खरीदेंगे उससे खरीदेंगे, तो गुजारा चल सकता है उसका, आराम से चल सकता है ना। 30 मिल जाएं, 40 मिल जाएं तो 500 हैं। एक ही काम करने वाले कितने होंगे यहां? कंपटीशन कितना? कोई कंपटीशन नहीं है, हम ये मानते हैं। एक काम करने वाले के हिस्से में 20 नहीं आ रहे हैं तो और एक ट्रेनिंग करके जोड़ लो 20, और क्या दिक्कत है भाई? अच्छे लोगों को अच्छे लोगों की हमेशा ही जरूरत रहती है, नहीं रहती है क्या? इधर से हम गारंटी लेंगे कि किसी के साथ चीटिंग वाला सामान नहीं देंगे, जो कह दिया वही देंगे, और उधर से जो है उसको गारंटी हो गई तो वो भी आपको सहयोग कर रहा है। तो क्या कोई भूखा मरेगा हमारे में से? अगर ये सहयोग हम आपस में देने लगे, बशर्ते कि आप किसी कंपनी के एजेंट ना हो, बशर्ते कि आप वो चीज अपनी बनाते हो ताकि आपको शुद्ध लाभ मिले, आपको शुभ लाभ भी हो और शुद्ध लाभ दोनों हो आपको, कि ना प्रकृति का नुकसान हो रहा है, परिवार को भी मिल जाए और आपको भी। बताओ ये हो सकता है कि नहीं हो सकता है? अभी तो 500 बोला है, अगर ये 5000 हो जाए तो ये जो 1 लाख रुपए का इंश्योरेंस है अब 200 रुपए नहीं देने पड़ेंगे जब 5000 हो जाएंगे। 20 रुपए मात्र में 1 लाख रुपए महीने का इंश्योरेंस हो रहा है। क्या घाटे का सौदा भाई? 20 रुपए में 1 लाख रुपया महीना परिवार को मिलेगा, जब तक परिवार एकदम ये खुद कह के ये ना कह देगा भैया और नहीं चाहिए यार इतना हो गया। जीते जी तो भले ही आपकी तनख्वाह 20,000 रुपया है, जीते जी तो बेशक आप अपने परिवार को जैसे पाल रहे हो, मेहनत आपको खुद करनी पड़ेगी, मोर्चा आपकी कोई मदद नहीं करेगा। ऑफिशियली, ऑफिशियली इन द सेंस मैं यहां से नहीं कहूंगा कि इसकी मदद करो, कभी नहीं कहूंगा मैं। ये जो सामान इनके पास है, अगर ये ओरिजिनल सामान है, यहां से बैठ के हम कह देंगे भैया ये सामान का काम ये वाला करता है, जिसको चाहिए आप इनसे ले लेना, इसको बरतो। अगर ये कोई सामान गलत दे रहा है तो हमको बताओ, अगली बार इसको बोल देंगे बात निकल अपना काम कर। अगर ये सामान सही दे रहा है तो सारे लोग लो, क्या दिक्कत है? जिसको चाहिए हम प्रमोट इस चीज पे करेंगे कि हमारे ये साथी इतने इतने सात्विकता से काम कर रहे हैं, इनको सपोर्ट करो। यही हमने निर्णय लिया था कि जब मोर्चा बड़ा हो जाएगा तो जो चेहरा फेमस हो जाएगा ज्यादा, आमतौर पे ऐसा होता है कि फेमस चेहरा अपनी दुकान खोल लेता है, वही लग जाता है बेचने सामान है, अपने फेसबुक और अपने यूट्यूब पे दूसरी चीजों के प्रमोशन लग जाता है करने, पेड प्रमोशंस। तो यहां पेड प्रमोशन नहीं होगा, यहां तो आपका प्रमोशन होगा, 1 रुपया आपसे नहीं लिया जाएगा, लेकिन एक बार होगा अगर आप ईमानदारी से काम करते की बात करते हो तो, दूसरी बार होगा अगर आपका फीडबैक ईमानदारी से आ रहा है तो, और फिर तो होता रहेगा। क्या दिक्कत है? फिर तो जो डालते रहेंगे, हमें क्या दिक्कत है भाई? अच्छे आदमी को सबको बताते रहेंगे कि नए लोग जुड़े हैं, उनको भी पता चले तो एक और वीडियो डालेंगे कि फलाना आदमी इतना सा काम कर रहा है। तो आप बताओ, आप जीते जी के लिए आपको कस्टमर मिल गए, मरने के बाद के लिए घर वालों का इंश्योरेंस हो गया। अभी भी लालच की जरूरत है आपको? अरे बताओ तो सही, अभी भी पैसा जोड़ के जाना चाहते हो? और अगर लालच नहीं है, अब आप जेल चले जाओगे तो भी आपके लिए हम लोग कर सकते हैं। फिर तो 500 लोग तो कर ही सकते हैं, सबको तो नहीं कह सकते। फिर तो जो जितना करें करे, बाकी ये 500 तो पक्का कर ही दे। और जो जो अपनी कमिटमेंट फुली मोर्चे के लिए डेडिकेट करता है, फिर उन सारे लोगों की लिस्टिंग बनती जाएगी। लो भैया, जो आदमी अपने लेवल पर कहीं पर भी किसी को भी चीटिंग कर रहा है, कांटा लगे, क्रॉस, अब उसको दोबारा नए सिरे से कमाना पड़ेगा भरोसा। समझे? ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए?
हो सकता है ना? क्योंकि देखो, आखिरी आदमी तक जाने के लिए हमको एक चेन बनानी पड़ेगी। उस चेन में जो ये 500 लोग हैं, अगर हम ये पहले 500 लोग अपनी प्रॉब्लम्स पर मिलकर सलूशन निकालने में कामयाब हो गए, 500 के 500 व्यक्तियों की प्रॉब्लम्स का सलूशन हमने मिलकर निकाल लिया, तो भैया हम पास हो जाएंगे, फिर पूरे देश को व्यवस्था देने में कामयाब हो जाएंगे, क्योंकि प्रैक्टिकल हमने करके देख लिया। क्योंकि वो कोई रायपुर से है, कोई तमिलनाडु से है, कोई मध्य प्रदेश से है, कोई हमारा साथी उड़ीसा से है, कोई बंगाल से है, बिहार से, झारखंड से, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, सब जगह से है। तो सब जगह के लोग जुड़ गए, तो एक तरह से भारत का एक मिनी सैंपल हमारे पास तैयार हो गया। 500 से 5000 बनने में ज्यादा समय नहीं लगेगा, लेकिन 500 सॉलिड आदमी चाहिए, और 1 मिनट नहीं लगेगी 500 में से एक आदमी ने गड़बड़ किया तो उसको साइड करने में। हमें नहीं लगता यहां पर 3-3 साल तक साथ बैठ करके मोर्चे में अगर मेहनत कर रहे हैं और सबको बता रहे हैं, कल को ये सचिन इतना फेमस चेहरा हो जाएगा कि मोर्चा सारा जानने लग जाएगा, और कल को ये कह देगा कि देवेंद्र चोर है, नहीं चलेगी बात। भाई अभी कह ले, है कि नहीं? अगर कल को बराबर में दूसरा, फिर 1 मिनट लगेगी, फिर कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि इसलिए नहीं चले हैं कि हम आपको व्यक्तिगत कोई लाभ देने का हमारा पर्पज है, या व्यक्तिगत लेने का कोई पर्पज है। तो यह तय किया हमने कि जो इस मोर्चे के मिशन को आगे लेकर जाएंगे, आप बताइए यह निर्णय गलत है कि सही है? हमने यह कहा कि सबसे पहला निर्णय तो मेरा है कि मैं कभी चुनाव नहीं लड़ूंगा। यदि हम राजनीतिक कोई विकल्प देना चाहते हैं, तो अगर मुझे चुनाव लड़ना पड़ गया तो फिर अपनी ही सत्ता बचाने के लिए अपने साथियों के साथ चीटिंग करना पड़ेगा। राजनीति का खेल हमको मालूम है। तो यह निर्णय गलत है कि सही है? अपन ने चुनाव नहीं लड़ा, अब हमको यह रखना है कि यार फिर ये आदमी तो जोड़े थे हमने, तो फिर हम लोगों को, आप सब लोगों को एक ऐसा मैकेनिज्म, एक ऐसा तरीका देना पड़ेगा कि अगर हमारा विधायक या सांसद उल्टा चलने लगे तो उसकी गर्दन पकड़कर वापस कैसे यहां लेके आनी है। यह मैकेनिज्म बनाना पड़ेगा ना, कि पूरे विधानसभा या लोकसभा से एक भी आदमी की बात अनदेखी ना हो सके। एक भी आदमी की कह रहा हूं मैं। इसका मतलब उस आखिरी आदमी तक पहुंचने में जितना समय लगना है, बस उतना ही समय लगना है। सारी क्रांति में, या नहीं? अभी तक क्या होता आया है संगठनों के अंदर कि कुछ लोग मिलकर संगठन बनाते हैं, वो कार्यक्रम करके लोगों को जोड़ते हैं और इधर से आदेश पारित कर देते हैं। यहां पर ऐसा नहीं होता है। आदेश पारित यहां नहीं होते हैं। हम ओपन कॉल देते हैं सब जगह से। जैसे हमें कोई कार्यक्रम करना है, पीछे हमने 23 मार्च का कार्यक्रम किया, उससे पहले हमने 24 नवंबर का कार्यक्रम किया। हमारा क्या विजन है? मान लो आप साथी हैं, आप ये कहते हो कि देवेंद्र भाई हम ये करना चाहते हैं। हाँ, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है भैया। एक तो आप लोगों को यहां पर किसी को सर नहीं बोलना है। कुछ साथी मुझे सर बोल रहे थे। ये हम बनाने जा रहे हैं परिवार, ये बनाने जा रहे हैं परिवार। आज आप आए हो, बन नहीं गया है परिवार। कहीं आप ये सोचो, एक हमारा साथी था, हमने कुछ परिवारों से टेस्टिंग किया था स्टार्टिंग में। जैसे अभी मैं 500 से कर रहा हूं ना, तो ऐसा हमने शुरुआत में 200 से किया था। 200 परिवारों को अलग अलग, जो मैं पिछले 5-10 सालों से जानता था, तो मैंने उनको मीटिंग्स में बुला के एक बात बताई कि एक काम करते हैं, हम एक बड़ा परिवार, जहां हम पैदा हुए उससे अलग एक परिवार बनाते हैं, 200 परिवार, और हम सब ये डिक्लेयर करते हैं कि हम सबके बच्चे सबके हैं, और ये इंटरेक्शन बढ़े हमारे परिवारों के बीच। तो हम विद फैमिली जो है थोड़ा बहुत आउटिंग करने, घूमने के लिए जाया करेंगे। तो मैं जहां पर रहता हूं, चंडीगढ़ में रहता हूं, कुछ लोग आसपास के थे, कुछ लोग थोड़ा दूर के थे, तो हम लोग प्लान करते हैं कि हम शिमला जाएंगे। थोड़ा सा 2-3 घंटे का सफर है, 3-4 घंटे का। तो मैंने कहा वहां पे हम एक ट्रैकिंग के लिए पहाड़ है, ट्रैकिंग करते रहेंगे और एक दूसरे से इंटरेक्शन होता रहेगा, सबका पता चलता रहेगा, और इसी बहाने हम फिर अच्छी तरह से जुड़ पाएंगे। तो एक ट्रेनिंग में जा रहे थे, तो मुझे पास फोन आया अपने एक साथी का। वो मुझे कहने लगा कि मेरी पत्नी मुझसे बहुत नाराज है।
मैंने कहा क्या हुआ? बोली बस ऐसी फैमिली है तेरी। मैंने कहा क्या मतलब है? हुआ क्या था, उसने हमारे एक साथी को बोला कि जाते हुए इस ट्रैकिंग पे हम लोग नहीं जा रहे हैं, तुम बच्चों को ले जाना हमारे साथ, अपने साथ। तो मेरे पास फोन आया फिर अपने साथी का, वो बोल रहा है कि फलाना बंदा बोल रहा है कि बच्चों को ले जाना। मैंने कहा मना कर दो, बच्चों को नहीं लेके जाना है। दोनों में से कोई एक होगा तो चलेंगे, लेकिन खाली बच्चों को नहीं लेके जाना है। तो क्रॉस हो गया। अब जाकर के पत्नी ने बोला देख लिया तुम्हारा फैमिली, तुम तो कह रहे थे बच्चों, ये बच्चे जो है सबके साझले हैं, और अब तो बच्चों को ले जाने से भी मना कर रहे हैं। मैंने कहा एक काम करो, तुम कंप्लीट सरेंडर हमको करो, क्योंकि अभी तक तो सारा भरोसा भी नहीं आया ना। अगर ये बात आ गई है उधर से कि तुम तो इसको फैमिली को फैमिली नहीं मान रहे हो, तो मतलब अभी दिमाग में डाउट है ना कि नहीं, कि तुम आराम के लिए हमारे साथ भेज रहे हो। फिर दूसरी बात, एक बात मैंने आपको बोली थी, आपको शायद याद नहीं है, कि जीते जी की गारंटी नहीं है हमारी। बच्चों को बच्चा मानना, मतलब हमने माना ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन अब सारों के बच्चों की जिम्मेदारी जब तक आप जिंदा हो तब तक की नहीं है हमारी। समझ रहे हैं ना? जब तक, हाँ तुम एक काम करो, तुम रात को फांसी ले लो, कल सुबह ले जाएंगे हम उनको। कोई बात होती है यार? ऐसे तो सारे के सारे बोल देंगे देवेंद्र भाई तुम लेके जाओ सबके बच्चों को, है? तुमने ही कहा था सबके बच्चे हमारे बच्चे हैं, 400 बच्चे। तो ये नहीं चलेगा भाई, ना ना ना। सीधी सी बात है, बहुत सिंपल सा फंडा है, जब तक आप जिंदा हो तब तक अपने परिवार के लिए मेहनत आप करोगे, और इस क्रांति में, समाज के जागरण में आपको कुछ हो जाता है तो भाई फिर हम बाकी के लोग आपका सपोर्ट करेंगे। तो एक तो इसमें हम एक फैमिली रूप में आगे बढ़ रहे हैं, तो आपको एक बात का ध्यान रखना है कि यहां पर हम लोगों को क्या करना है, सर मैडम ये दोनों शब्द तो कम से कम नहीं करने हैं इस्तेमाल, श्रीमान जी ये सब नहीं करना है। दूसरा, आप नाम लेकर बोलिए जो भी साथी है, और अगर उम्र में ज्यादा लगता है चाचा बोल दीजिए, और थोड़ा ज्यादा लगता है तो ताऊ बोल दीजिए, बाबा बोल दीजिए, भाई बोल दीजिए, बहन बोल दीजिए, भाभी बोल दीजिए। जो रिश्ते में आपको लगता है कि आप लोग कंफर्टेबल हैं, दोनों के दोनों तरफ साइड वाले, वो ऐसा बोल दीजिए और अपनी बातचीत को आगे बढ़ाइए। लेकिन शब्द जो है वो पारिवारिक हो, अगर हम इसे परिवार के रूप में आगे लेके जाना चाहते हैं तो। हाँ, अगर आप बॉस वाला कल्चर डेवलप करना चाहते हो भैया, भाई फिर वो तो आपके ऊपर है कि एक आदमी को चौधरी बनाना है तो फिर वो देख लो। दूसरी चीज, आपको यहां किसी के भी आपस में खास तौर पे पद रूप से या कोई ऐसी जगह पर है जहां मोर्चे में कि कोई ठीक काम कर रहा है, जैसे हम ज्यादा काम कर रहे हैं, तो आपको कोशिश करनी है कि आप कभी किसी के चरणों को हाथ अभी ना लगाओ। अभी हम जैसे लोग चरणों पे हाथ लगवाने लायक नहीं हुए हैं, ठीक है ना? वो भाव है आपके, मैं उसकी कदर करता हूं, उसका सम्मान करता हूं, लेकिन ये नहीं करना है, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। क्योंकि इसके दो तीन बड़े कारण हैं। एक तो ये है कि आप लोग तो भाव में, मान लो आप पैरों की तरफ हाथ करते हो संगठित रूप में, दूसरा साथी को लगता है शायद ये रिवाज होगा, कोई नया साथी आएगा, है कोई नया साथी आएगा, सोचेगा शायद सारे ही पैरों के हाथ तो हम भी कर लेते हैं, या उसका वो जुड़ नहीं पाएगा फिर हमसे। हमको तो जोड़ना है ना आपस में एक दूसरे को। आप बिल्कुल सहज भाव में होने चाहिए, सहज भाव में। हाथ मिलाकर सहज हैं तो हाथ मिला लीजिए, हाथ जोड़कर सहज हैं हाथ जोड़ लीजिए, गर्दन झुकाकर सहज हैं तो गर्दन झुका लीजिए, गर्दन अकड़ के सहज है तो अकड़ा लीजिए। जैसे सहज हैं, जैसे मजा आता है आपको साथ खड़े होकर, वैसे आपको जुड़ना है। और जब कोई किसी के पैरों को हाथ लगाता है ना, रिश्ता वाकई अगर उसका छोटे बड़े का नहीं है, जैसे मान लो पिता है, पुत्र यदि पिता के पैरों को हाथ लगाता है, माता के बड़े भाई के पैरों को हाथ लगाता है, बिल्कुल सहज है, वो नॉर्मल है, वो होता है। लेकिन अगर आपसे बड़ी उम्र का आदमी आपको पैरों को हाथ लगाता है, दूसरे शहर का आदमी जो जुड़ा भी नहीं है अभी तक, वो वैसे सम्मान रूप में आपके पैरों को हाथ लगाता है,
या इस तरह से वो हाथ लगा रहा है, तो अहंकार आता है। वो किसी को दिखता नहीं है, किसी को दिखाई दे जाता है। तो जब आप में से कुछ साथी आकर के पैरों की तरफ हाथ करते हो, तो भैया मुझे मेरे अंदर दिखता है वो अहंकार, मुझे आ रहा होता है, तो बचाओ मेरे को इससे, है? आपने बचाना है, आपको इससे बहुत बहुत जरूरी चीज है ये, मुझको बचना है इससे, और आपको मदद करनी है इसमें मेरे से बचाने में, कि आदमी अहंकारी ना हो जाए। तो ये रिवाज ही ना शुरू करो, इसको खत्म करो, बिल्कुल खत्म। और भाई है तो भाई है, मिलते हैं भाई की तरह ना, क्या दिक्कत है? देवेंद्र भाई बोलेंगे कितना मजा आता है? देवेंद्र भाई बोलेंगे तो कितना अच्छा लगेगा ना। तो सारे आपस में इस तरह से कनेक्ट होंगे बेसिकली। तो ये मोर्चे का इस तरह से हम लोग कहीं बीच में वो वीडियोस नहीं पहुंचती साथियों तक, तो फिर वो अगले वाले को नहीं पता होता है। हम ये शुरुआत से कहते आए हैं कि ये कल्चर हमको इस तरह का बनाना है कि ये मोर्चा बहुत अलग है। मैं आपको बता रहा हूं, बहुत अलग है। आज 51वीं ट्रेनिंग है लेवल 1 की, और हम 7-7 दिन की ट्रेनिंग्स हमने की है, एजुकेशन की ट्रेनिंग की है, लेवल 2 की है, फिर हमने दूसरी सिंगल 1 डे की, बहुत सारी की है। यकीन मानिए पिछले 4 साल में आप सोच सकते हैं कि कोई संगठन ऐसा है जहां पर किसी के बैग का ताला नहीं लगा हुआ है और किसी का इतना सामान भी इधर से उधर नहीं हुआ हो। मतलब यहां शादी होती है ना, मैंने देखा है घरों में चार्जर भी छुपा छुपा के रखते हैं, जिनके घर में शादी होती है कि ब्याह में आएंगे तो उठा के ले जाएंगे, वो तो रिश्तेदार ही होते हैं उनके। वहां भी मतलब उनका सोना गुम हो रहा है, कभी किसी का चार्जर गुम हो रहा है, किसी की लीड गुम हो रही है, किसी के बर्तन ही ले जाते हैं, चम्मच ही लोग छुपा के ले जाते हैं बहुत से लोग, तो हैं चप्पल भी गायब हो जाते हैं। यहां इतनी कमाल की बात है कि आज तक किसी का कुछ भी गुम नहीं हुआ, कुछ भी, मतलब चोरी नहीं हुआ। और ये बहुत अद्भुत है। मतलब हम लगते हैं हमने कोई नियम नहीं बनाया, हमने किसी को कुछ कहा नहीं, तो अपने आप ऐसे लोग आ रहे हैं। फिर आप जैसे बहनें हैं, माताएं या बेटे हैं, जैसे महिलाएं हमारे यहां पर जुड़ती हैं, हमारे से पूरे परिवार के परिवार जुड़ते हैं। आज तक पूरे मोर्चे में किसी भी महिला ने, किसी बच्चे ने, किसी लड़की ने, किसी ने भी, एक भी आदमी के बारे में यहां तक कोई शिकायत नहीं पहुंची है कि उस आदमी ने हमें गलत नजर से भी देखा हो। मतलब बहुत बार तो हमको यह मैसेज आया कि देवेंद्र भाई यहां इस मीटिंग में आके, ये महिलाओं की बात बता रहा हूं, कि हम ये भूल जाते हैं कि ये मर्दों की वो है, मर्दों का टोला है ये। मैं कहा क्या मतलब है? तुम मानते नहीं कि हम मर्द है? तो नहीं, मेरा मतलब है कि जैसे लड़कों के अलग होते हैं, जैसे सामने अगर आदमी खड़ा हो तो औरत थोड़ी सी मतलब कंफर्टेबल थोड़ी कम रहती है कि सामने आदमी खड़ा है और मतलब पराया आदमी है। लेकिन यहां ये फीलिंग ही नहीं आएगी आपको। आप देखना, आप यहां 2 दिन रहेंगे तो आपको यही महसूस नहीं होगा कि ये बाहर के लोग हैं, ये लगेगा ये परिवार के ही लोग हैं। मतलब वो कहने का मतलब पराये मर्द नहीं लगेंगे, ये लगेगा यही भाई, बेटा और देवर, चाचा जो भी है वो लगेगा। तो ये एक बहुत गजब वातावरण बन रहा है और मैं इसको लाइटली नहीं लेता हूं, मैं बहुत सीरियसली लेता हूं। यही कारण है कि किसी भी एक व्यक्ति, जो व्यक्ति के अंदर, देखो आपसे गलती हो जाएगी, बड़ी से बड़ी गलती भी माफ है, और मेरे से हो जाएगी मैं भी मांग लूंगा माफी, तो आपको भी करना पड़ेगा। गलत इंटेंशन से मैंने कोई काम नहीं किया हो और हो जाए तो गलती है, गलती चलेगी, लेकिन वो दोबारा फिर करूंगा तो वो गलती नहीं है, ये ध्यान रखना। ये एक बार तो माफ हो सकता है, दूसरी बार वो गलती नहीं है, फिर वो शाणपत होता है, फिर वो चालाकी होती है। चालाकी नहीं भैया, यहां आपस में एक दूसरे के साथ चालाकी नहीं, सब कुछ ना कुछ खाते पीते हैं, सबको थोड़ा थोड़ा समझ में आता है कौन चालाकी कर रहा है, कौन स्मार्ट बन रहा है, कौन ओवर स्मार्ट बन रहा है, वो सब मालूम पड़ जाता है। ओवर स्मार्ट बनते ही हम लोग कुछ नहीं कहते, बस वो कनेक्शन फील नहीं होता। फिर आप भेड़ा बोलते हो ना, जैसे हमारे हरियाणवी में हम लोग सीधे मुंह बात नहीं करते किसी से, और हमारा साथी ना कोई गुजरात चला जाए और हिमाचल चला जाए तो सामने वाले को लगता है यार कितना गंदा बोलता है ये बलहारा ना,
गुजराती आदमी शुरू शुरू में मेरे से बड़ा गुस्सा था, कैसे बोलता है ये, सीधा बोल देता है, एकदम से सीधा बोल देता है। बाद में पता चला ये तो हरियाणा का नॉर्मल कल्चर है। फिर उन्होंने मेरे को माफ किया कि यार ये तो आदमी तो ठीक है यार ये, लेकिन मतलब आदमी खराब नहीं है, कभी कभी सीधा बोल देता है। तो मैं उस पार्ट पे जब जाता हूं तो मैं देखता हूं कि आप भेड़ा बोल देंगे और आप अंदर से साफ हैं, आप जुड़े रहेंगे, बिल्कुल नहीं टूटेगा कनेक्शन। लेकिन आप मीठा बहुत बोलते हैं और चालाकी करते हैं तो कनेक्शन बन ही नहीं पाएगा, नेचुरली नहीं बन पाएगा। सहज रहना है, जुड़ना है, बिना किसी स्वार्थ के जुड़ना है। बताकर जुड़िए ना, क्या स्वार्थ है, क्या दिक्कत है यार, ये कहने में क्या दिक्कत है कि मैं अपना बिजनेस बढ़ाना चाहता हूं मोर्चे से जुड़ करके। कोई गलत काम है क्या बिजनेस बढ़ाना? गलत काम नहीं है। लेकिन अगर आप शुभ लाभ कमाते हैं तो हम लोग हैं ही, इसलिए हमको भी अच्छे आदमियों की जरूरत है, सब तरह के। सो ये मोर्चे में जब आप जुड़ेंगे लंबे समय तक तो आपको भी इन बातों का थोड़ा सा ध्यान रखना है कि बनावटी ना हो, हम कम से कम हो। और जितने हम सहज होंगे, यकीन मानिए समाज में जब हम जाएंगे उतनी ही सहजता से लोग जुड़ेंगे। लोग दिखावा कर करके थक चुके हैं, मैं आपको बताऊं, थक चुके हैं। वो ढूंढ रहे हैं कोई सहज आदमी मिले तो, जो मतलब ना देख आदमी को कपड़ों से ना पहचानता हो, जो आदमी को उसके माथे में लगे टीके से ना पहचानता हो, जो उसकी टोपी से ना पहचानता हो, जो उसके पहनावे से, जो उसके रहन सहन से, उसके रंग से, उसका घर कैसा है, कच्चा है, पक्का है, एसी लगा, क्या फर्क पड़ा है। वो सब कुछ छोड़ करके केवल उस आदमी को और उसके कर्मों को अगर ध्यान में रख करके कोई देख रहा है, मुझे असली रूप में देख रहा है, वो वैसे आदमी को ढूंढ रहा है आदमी। मैं बताऊं, हमको केवल पहुंच के उनको बताना है कि हम ऐसे लोग हैं। हम वो नहीं हैं जो आज तक लोग आए हैं, हम एमएलएम वाले नहीं हैं, कि नहीं भाई, हम यहां दुकानदारी वाले नहीं। इसलिए हमने ये तय किया है कि मैं कभी अपनी दुकान नहीं खोलूंगा, मुझे कोई सामान बेचना नहीं है। मेरा अपॉइंटमेंट का फीस है एक बच्चे का 1.5 लाख रुपया, अभी किताब आ जाएगी 2 लाख कर दूंगा। मैं चाहता हूं कि मैं अपने मोर्चे के किसी साथी की पहुंच का ना रहूं, क्योंकि मैं एक बच्चे की काउंसलिंग नहीं करना चाहता आप में से किसी के भी। मैं चाहता हूं आप सब लोग बाकी लोगों की काउंसलिंग करने लायक बनो, वो सब कुछ मैं फ्री देना चाहता हूं, समझे ना? कि भाई मैं क्यों आपके बच्चे की काउंसलिंग करूं, क्योंकि आप लोग जिम्मेदारी लेने वाले लोग हो, तो आप समझ लो उस पॉइंट को, तो आप आगे जाकर के उसको लेके जाओ। मैं आपको सब कुछ फ्री दूंगा, आप चलो तो सही। हमको हम यहां दुकानदारी करने में नहीं, अब मुझे अगर दुकानदारी नहीं करनी और मुझे अगर राजनीति नहीं करनी है तो अब अपन फ्री है ना विचार आगे बांटने के लिए। तो आप में से जो फ्री होंगे विचार बांटने के लिए, जिनको उसके बदले में कुछ नहीं चाहिएगा, उन 500 योद्धाओं की आवश्यकता है। सबसे पहले वो 500 लोग जो इस कहानी को शुरू करेंगे, वो 500 लोग जो अंदर से, जिनके भीतर वो आग थी जो कहीं दबी हुई थी, जो करना चाहते हैं, जो बोलना चाहते हैं और बोलने की जगह नहीं मिलती है, तो अनलिमिटेड आकाश हम आपको प्रोवाइड करते हैं कि लो ये तरीका है, आओ जहां जाना चाहते हो, जिस भाषा में बोलना चाहते हो आप जाइए, आप बताइए लोगों को, जुड़िए, आप अपना संगठन खड़ा कर लीजिए। आपको यहां 4 साल में हमने जो किया है, जो बताया है, जो बात की है, हमने सब चीजों का रिकॉर्ड रख के अपने चैनल पे डाला हुआ है। गांव में गए, जाने से पहले क्या क्या बात करनी है, कैसे कैसे लोग मिलेंगे, फिर गांव के लोगों से क्या बात की, सब कुछ है वहां पर। मोर्चे का इवोल्यूशन कैसे कैसे हुआ, क्या क्या कार्यक्रम हुए, किस तरह से चला, पहले दिन से सारा निडर इंडिया चैनल के ऊपर सब कुछ है। आगे भी आप लोगों में से ये 500 लोग होंगे, इनको जब ट्रेंड किया जाएगा, फिर ये जब गांव में उतरेंगे, फिर ये अपने अनुभव शेयर करेंगे, फिर इन लोगों को चेहरे के तौर पे फिर समाज में प्रायोजित किया जाएगा। ये सारा प्रोसेस पब्लिक के सामने है, इसलिए है ताकि सबको पता चले संगठन कैसे बनाए जाते हैं, ताकि सबको पता चले कि 4 साल तक एक संगठन इस लेवल पर पहुंच गया कि कोई नेता घोषित नहीं है और सब ने अपना नेतृत्व स्वीकार किया हुआ है अपने आप, नेचुरली। देखा होगा आपने ना, वो बोलेगा यार कोई सी आदमी की अपॉइंटमेंट कर दो,
मुझे हमारे साथी ने कहा, एक साथी ने, कि देवेंद्र, इस राज्य में काम करने के लिए इस साथी को अधिकृत कर दो। मैंने कहा नहीं, अगर मैंने अधिकृत कर दिया तो मालिक मैं माना जाऊंगा कि नहीं? मैं तो मालिक नहीं हूं। बोला फिर हम कर दें। तुमने भी कर दिया तो तुम भी मालिक माने जाओगे। मालिक बनने नहीं देना किसी को, ना खुद बनना है ना तुमको बनने दूंगा। फिर कैसे तय होगा? मैंने कहा अगले को बोलो कोई कार्यक्रम का आयोजन करे, कुछ भी करे। अब कार्यक्रम का आयोजन करेगा तो आदमी को सबसे बात करनी पड़ेगी। वो सबसे बात कर सकता है कि नहीं कर सकता है, सबको टैकल कर सकता है कि नहीं कर सकता है, सबको हैंडल करके सबको साथ लेके चल सकता है कि नहीं चल सकता है, उसकी उस कैपेसिटी का सबको पता चल जाएगा। अगर सबको वो व्यक्ति मंजूर है उस रूप में, तो वो अपने आप उसे स्वीकार कर लेंगे, खुद ही कह देंगे तुम आगे बढ़ो। और अभी अगर कचरा मचा हुआ है, अगर एक स्टेट में अभी 3-4 नेता पक गए हैं, तो 3-4 नेता पकना कौन सी बुरी बात है? 3-4 नेता बनना, हम तो चाहते हैं हजारों नेता हो, तो एक स्टेट में 3-4 नेता बने हुए हैं, मतलब वो सारे आपस में लड़ रहे हैं, तो यही तो लड़ाई है कि अगर बंदे को, इसका मतलब बात समझ में नहीं आई हुई है उनको। अगर 4 नेता बनकर चारों आपस में लड़ रहे हैं, तो इसका मतलब है चारों को बात समझ में नहीं आई हुई है। हां, चारों अलग अलग काम कर रहे हैं तो बात समझ में आई हुई है। नहीं समझे भाई? एक स्टेट में मान लो यहां रायपुर में ही 4 नेता पक जाएं कि नहीं? अब चारों के चारों नेता काम करने लगे और चारों काम करते रहें, तब तक तो समझ में आ गया कि 4 नेता, 4 नेतृत्व हमने दे दिए समाज को। जिसको पहले वाला चाहिए पहले वाला ले लेगा, जिसको दूसरे वाला चाहिए वो दूसरे वाले को ले लेंगे, है ना? नहीं समझे? और जिसको इनमें से कोई नहीं चाहिए वो इनमें से किसी को भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो बहुत आसान है, ये तो बहुत ही ज्यादा आसान है ये वाला पॉइंट कि भाई 4 नेता हो गए हैं। फिर वो बोलता है हां, अगर चारों में से कोई एक बाकी 3 की बुराई करता है कॉन्टिन्यूअसली, लगातार, या चारों आपस में एक दूसरे की बुराई लगातार करते हैं, बुराई कर, देखो एक होता है अपना स्पष्टीकरण देना, एक होता है सामने वाले को गालियां देना, सामने वाले को नीचा दिखाना, सामने वाले को बुरा भला कहना। अगर वो सामने वाले को बुरा भला कह रहा है तो इसका मतलब है अभी वो लड़ाई को समझा नहीं है, और जो लड़ाई को समझा ही नहीं है वो मोर्चे की लड़ाई को लड़ ही नहीं सकता। क्यों? अब इसका मतलब है वो स्टेट अभी तैयार नहीं है। नहीं तैयार है तो इंतजार करेंगे यार जब तक कोई सही नेतृत्व नहीं आ जाएगा। जबरदस्ती किसी को भी जिम्मेदारी लगाने का क्या मतलब है? और फिर हम कौन है जिम्मेदारी लगाने वाले? ये जो लोग बैठे हैं ये कोई मूर्ख थोड़ी ना, ये भेड़ थोड़ी है कि किसी के भी पीछे लग लेंगी। इनको क्या दिखाई नहीं देता है कि ये आदमी ठीक से कर रहा है कि नहीं कर रहा है? हमने क्या कहा है? मजबूरी में नहीं करना है। मान लीजिए आपको देवेंद्र की कोई बात बुरी लगती है, तो भाई इतने साल इतने दिनों तक आप देख रहे हो काम कैसे किया जाता है, अपना काम चालू करके लोगों को जगाना चालू कर दो ना, क्या दिक्कत है? ये मोर्चा आपसे कहीं नहीं भागा। इसकी खासियत क्या है मालूम है? आप बताओ कौन कौन इस जनता सरकार मोर्चा का सदस्य अपने आप को मानता है? बुलाओ हाथ खड़ा करके। ये तो सारे मानते हैं, हाथ नीचे करो। किसने ज्वाइनिंग दिवाया आपको? किसी ने नहीं? तो मोर्चे से कौन निकाल सकता है आपको? जब किसी ने ज्वाइनिंग ही नहीं दिलाई तो कौन निकाल देगा भैया? है? नहीं समझे? तो जब जी करे निकल जाओ, जब जी करे फिर आ जाओ। सब जगह दरवाजे खिड़कियां, कोई चक्कर नहीं है। ना किसी के साथ कोई जबरदस्ती है कि आपको आना होगा, ना किसी को कोई दिक्कत है कि आप जा रहे हो, ना दिक्कत है 2 रह गए, ना दिक्कत है 2000 हो गए, कोई टेंशन नहीं है। हम इस रास्ते पर हैं। ये 3 दिन का कार्यक्रम ये बताने के लिए है कि हम इस रास्ते पर हैं। मेरा नाम देवेंद्र बल्हारा है, मैं मूल रूप से शिक्षक हूं। मैं अपना शिष्य कुल शुरू करना चाहता हूं। शिष्य कुल के जरिए मैं अपने को
मैं अपने उस एजुकेशन सिस्टम को पूरे समाज को देना चाहता हूं जिससे मैं ये बता सकूं कि हर बच्चे को रोजगार देने वाली शिक्षा हर गांव में स्थापित की जा सकती है। मुझे अपना शिष्य कुल शुरू करने के लिए आपकी मदद चाहिए। मैं इसलिए मोर्चे से जुड़ा हूं, यह मेरा मकसद है। मेरा मकसद पूरा करना पाप है क्या? अपना मकसद पूरा करना यह मेरा मकसद है। मैं आपके राजनीतिक महत्वाकांक्षा पूरी करने के लिए नहीं आया हूं। हां, इस दौरान अगर 14,000 बच्चों को हम गुरुकुल में जगह देंगे, उनके 28,000 मां बाप किसी ना किसी को तो वोट करेंगे, तो राजनीतिक महत्वाकांक्षा तो अपने आप ही हो जाएगी पूरी। मतलब कहने का अपने आप हो रहा है ना। वो आप में से बहुत सारे लोगों का सामान बेचना होगा तो 28,000 परिवार हमारे साथ ऑलरेडी जुड़ गए ना। इतने लोगों को सब कुछ चाहिए ना, कपड़ा लत्ता लोहा प्लास्टिक जितना जो घर का सामान सब चाहिए, तो वो तो ऑटोमेटिक हो जाएगा भैया। वो तो अपने आप होगा अगर लोग हैं तो। बाकी चीजें जो आपको चाहिए, लेकिन हिडन एजेंडा नहीं होना चाहिए। कल को यदि देवेंद्र आपको खुद चुनाव लड़ता हुआ नजर आए तो बिल्कुल स्पष्ट आपको क्लियर होना चाहिए। मेरा एक साथी था, जेल से बाहर आने के बाद मिला मुझसे, आज वो अपना ठीक ठीक साथी है, तो मुझसे मिला आकर के, तो उसने कहा, ठीक ठीक नहीं मतलब अच्छा साथी है, वो अपनी टीम स्पेशल टीम लीडर्स में है, बोला कि हम कैसे यकीन कर लें। जैसे शुरू शुरू में आया ना तो सारी बातें पूछी उसने मुझसे, आपका क्या मकसद है, क्या करना चाहते हो, इस बारे में क्या है, इस बारे में क्या विचार हैं, इस बारे में क्या विचार हैं। पूरा इंटरव्यू लिया। गाड़ी में एक जगह जा रहे थे हम, जाते हुए आते हुए खूब मेरे से बुलवाया उसने, सारी बातें जान ली। जानने के बाद बोला मैं अब आश्वस्त हूं। मैंने कहा ठीक है बताओ, बताइए। मगर मैं क्या बताऊं, तुम्हारे अंदर डाउट था, मुझे तो कोई डाउट नहीं था अपने ऊपर। बोले नहीं, अब बताइए मुझे क्या करना है। मैं क्यों बताऊं, अगर तुमको खुद ही नहीं पता है करना क्या है तो फिर तुम मेरे से क्या पूछ रहे थे भाई। मैं तो सोच रहा था कि तुम मुझसे इसलिए पूछ रहे हो ताकि ये देख सको कि मैं कहां फिट होता हूं तुम्हारे वाले विजन में, तुम्हारा भी कोई विजन होगा। बोला ना नहीं, अब आप जैसा कहेंगे हम वैसा करेंगे। यार तो बात होगी, चलो कोई बात नहीं ठीक है, फिर आगे जब जरूरत पड़ेगी मैं बुला लूंगा। बोला नहीं हमें क्या करना है अब। मैं कहा तुमको अगर अभी तो देखो मुझे नहीं पता है कल का कोई प्रोग्राम की, कल मुझे आपकी कहां जरूरत पड़ेगी, लेकिन मैं एक मोटे तौर पे बता देता हूं तुम्हारा मुख्य काम क्या रहेगा कि यदि आने वाले टाइम में कभी भी मेरे को चुनाव लड़ने का कीड़ा काट जाए, कोई मुझे बहका दे। अब ये जो मेरे साथ चलते हैं, मान लो सचिन है, सिसोदिया जी हैं, मन यही चलते चलते गाड़ी में बोलते हैं देवेंद्र भाई लड़ना पड़ेगा चुनाव, तो आपको ही लड़ना पड़ेगा, आपके लड़े बिना बात बनेगी नहीं। और मेरे को भी लगने लग जाए आपके साथ पूरा देश है यार आप, अब मैं भी फील करने लग जाऊं। तो मैंने कहा मान लो बाय चांस मैं कभी लड़ने लग जाऊं तो आपका मुख्य काम होगा मुझे लड़ने नहीं देना है, और अगर मैं लड़ूं तो मेरा विरोध करना है खड़ा होकर के सभी साथियों को। तो मेरा यही काम, आपका सबसे पहला काम यही है कि यार इस आदमी को हमने, इसने नहीं बताया था कि ये चुनाव लड़ेगा, ये तो यहां आके बता दो ना मेरा चुनाव लड़ना मकसद है, क्या दिक्कत है। जिस जिसको चुनावों में इंटरेस्ट होगा वो आपके साथ आ जाएगा, हम उसको नहीं रोकेंगे। गलत है कि सही है। तो इसलिए ये स्पष्ट आपको बिल्कुल स्पष्ट एकदम रखना है, खुद को भी साथियों को भी। और जितना कम मैनिपुलेशन होगा, जितने आप अंदर से स्पष्ट होंगे, उतनी ही लड़ाई को हम शिद्दत से लड़ पाएंगे। क्योंकि इस लड़ाई को लड़ते हुए अगर हमें रोज शाम को अपनी ही लड़ाइयां सुलझानी पड़ने लग जाएंगी ना तो नहीं चलेगी बात ना। मान लो संगठन के बीच में इतना पंगा हो रखा है कि सिरदर्द हमारे वाले ज्यादा कर रहे हैं, यार सामने वाले तब लड़ेंगे पहले इनको निपटाएं, कैसे करें। वो ली फिर तो क्रांतियां। तो जिसके साथ डिस्प्यूट हो जाए 1 मिनट में हाथ जोड़ लो भैया, नहीं चुने की बात। ये तुम दुश्मन हो ही नहीं हमारे, तुमको नहीं आ रही ना बात समझ में, तो छोड़ दो ना यार हमको हमारे हाल पर। हम जो करना चाहें हम कर लेंगे, तुम जो करना चाहो तुम कर लो। जबरदस्ती क्यों करते हो कि तुम्हारे हिसाब से बोलना पड़ेगा, तुम्हारे हिसाब से करना पड़ेगा। ना हम तुमको कहते हमारे हिसाब से करो, ना हम तुम्हारे हिसाब से करने वाले, सीधी सी बात है। हम तो उनकी खोज में हैं जिन जो वैसे ही करना चाहते हैं जैसे हम करना चाहते हैं। आप किसी और एंगल से करना चाहते हो तो आपका स्वागत है यहां आने के लिए भी, और बाहर दरवाजा भी है, हमें नहीं दिक्कत है भैया दोनों में से किसी में। तो आप ज्वाइनिंग के लिए भी 24 घंटे, मतलब दिन में 3 बार ज्वाइन करो, 3 बार मोर्चा छोड़ो, कोई टेंशन नहीं, ठीक है ना।
क्योंकि हम है ही नहीं कुछ भी। हमने बिल्कुल स्पष्ट बोला है, कोई अथॉरिटी नहीं है आपके ऊपर। और देखो कितना गजब है, 4 साल तक इतना अद्भुत एक्सपीरियंस आपने किसी और संगठन में देखा कि कोई संगठन का कर्ता धर्ता नहीं है, हैं? और संगठन अपने आप चल रहा है, लोग अपने आप बोल रहे हैं। पहली गाड़ी जब पकड़ी गई थी, अपने मोर्चे के साथियों ने आवेदन वगैरह लगा लिए, रिकवरी वालों ने गाड़ी पकड़ ली। मेरे पास फोन आया, बोले देवेंद्र भाई गाड़ी पकड़ ली। तो मैं क्या करूं भाई? बोले आपको आना होगा। मैंने पहले दिन उसको बोला, कितने देवेंद्र हैं इस मोर्चे में? देवेंद्र बलारा कितने हैं? बोला एक दिन में कितनी गाड़ियां छुड़वा सकता है वो? एक दिन में कितनी गाड़ियां? अगर नजदीक नजदीक हैं, एक ही टाइम पर पकड़ी जा रही हैं सारी की सारी, तो एक, अलग अलग टाइम पर पकड़ी जा रही है तो 2 या 3 में शिरकत कर सकता है। क्योंकि एक गाड़ी छुड़वाने जाओ तो 4-5 घंटे तो वहीं वेस्ट हो जाएंगे। फिर छुड़वाने के बाद एक पकड़ी जाए तो फिर अगले पे नंबर आ सकता है। उसी टाइम पे कहीं और भी पकड़ी जा रही है तो दूसरी जगह पे नहीं जा पाएगा वो। एक देवेंद्र एक टाइम पर एक जगह पर हो सकता है। तुम्हारी गाड़ी छुड़वाने का ठेका ले लिया तो संगठन को कौन संभालेगा? ट्रेनिंग्स कौन करेगा? और तुम्हारी एक की छुड़वा दी तो दूसरे की अगर नहीं छुड़वा पाया तो वो गालियां देगा। मैं तो फंस गया ना। मैंने सीधा बोला, अगर तुमने अपनी लड़ाई खुद लड़ने की नहीं सोची है, अगर तुमको यह लड़ाई समझ में ही नहीं आई है, तो तुमने आवेदन काहे को लगाया? हमने यह प्लेटफॉर्म आपको दिया है कि अपनी लड़ाई को खुद लड़ोगे और बाकी लोगों को अपना साथ देने के लिए आप अपने दिमाग से तैयार करोगे। मैं किस किस को कहूंगा भैया, अब आप में से ही 4 लोगों के मकान जब्ती होने हो तो मैं आप में से किसके घर जाने को, एक ही तारीख में होने हो तो आप बताओ। देवेंद्र भाई आप बोल दो कि मोर्चे के साथी आ जाएंगे, मैं किसको बोलूं किसके घर जाना चाहिए? चारों में से मेरी तरफ से तो जो 4 के 4 चारों भाई हैं ना मेरे, तो चारों मेरे परिवार हैं। मैं तो चाहूंगा मेरे चारों में से किसी का भी घर ना जाए, लेकिन अगर मैं उसमें से एक को भेजूंगा तो 3 के साथ अन्याय, और अगर मैं सबके भेज दूंगा तो एक का भी नहीं बचेगा, क्योंकि सब जगह 5-5 आदमी हिस्से में आएंगे कि नहीं? बच सकता है खाली एक, तो निर्णय कौन सा लेंगे? फंस गए। मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि कम से कम 20 आदमियों की टीम तो हर उस आदमी के पास होनी चाहिए जो इस मोर्चे में यहां तक आ गया, ट्रेनिंग तक आ गया। आपके पास अपने 20 आदमी नहीं है, आप इस मोर्चे से लाभ ले ही नहीं पाएंगे, आप इस मोर्चे को लाभ दे भी नहीं पाएंगे, आप खाली बोझ बन के रहेंगे। समझे ना? 20 आदमी कैसे तैयार करने, उसकी मदद हमारी ले सकते हो आप। वो हम आपको दे रहे हैं ना, यहां बुलाया किस लिए आपको? अपने बीच छांट लो यहां से। भाई ये सारे यार दोस्त मिलाए हैं आपको, पहली बार मिले हैं बहुत सारे दोस्त। अभी जब खाने का समय होगा, बीच में जो गैप होगा, जब यहां से कोई नहीं बोल रहा होगा, तो आप लोगों में से कोई, मतलब आप आपस में एक दूसरे से बात कीजिए, टोली बना के बैठिए। जिनके साथ आए हो उनको बोलो तुम किसी और को ढूंढो, मैं किसी और को ढूंढता हूं, 4 तुम बनाओ मित्र, 4 हम बनाते हैं। हैं? जो आदमी खराब नियत का होगा उसका दम घुट जाएगा यहां, सुबह वो शाम तक नहीं टिक सकता, मैं आपको पहले बता रहा हूं। और जो अच्छी नियत का होगा वो आएगा 2 घंटे के लिए, यहीं पे बैठ के था, हम तो यार दुकान छोड़ो, अब तुम तो यहां पे बैठेंगे, अब नहीं आएंगे, जाने का मन ही नहीं करेगा उसका ऑटोमेटिकली। जो साफ नियत का होगा उसका यहां से जाने का मन नहीं करता, जो खराब नियत का वो यहां टिकता नहीं है। कितने दिन तक धोखा दे लेंगे भाई? कितने दिन तक मैं यहां, कितने दिन तक आवरण ओढ़ करके बैठ सक आपके सामने आता रहूंगा? कोई भी आदमी कितने दिन तक झूठ बोलेगा? अपन ने तो लंबा टाइम लिया भाई, देख लो 15 साल तक धोखा दे सकते हो क्या? 15 साल तक सच्चे होने का नाटक कर सकते हो क्या? और 15 साल तक कोई आदमी सच्चा होने का नाटक करते करते ऑटोमेटिक सच्चा हो जाएगा यार। कि नहीं? अगर मान लो बेईमानी लेके चला था कि अभी हम लोग सच्चे होने का नाटक करते, नाटक करते करते हो जाएगा यार वो। उसको कई फिल्में देखी होगी ना, है ना? मजबूरी में ब्याह किया था, बाद में सच्ची में प्यार हो गया। तो इसलिए हमारा तो मकसद ही ये है ना, जो बिल्कुल स्पष्ट है, कोई फालतू इधर उधर की बात करनी नहीं है।
कि अपना मकसद आपको हल कर, आपके जीवन का उद्देश्य जो आपको लगता है परमात्मा की प्रेरणा से आपको मिला है, वो पूरा कीजिए इस मोर्चे के मदद से। अगर वो नेक मकसद है तो कौन है जो आपकी मदद नहीं करना चाहेगा? हां, उसमें केवल आपका स्वार्थ नहीं था, अकेले आपका स्वार्थ है, फिर आदमी मदद करने से पहले यह सोचेगा कि इसकी मदद के बदले हमको क्या मिले। पर अगर स्वार्थ नहीं है तो यकीन मानिए, मैंने आज तक अपने मोर्चे के अंदर एक भी ऐसा टाइम नहीं देखा जब हमारा कोई काम रुका हो। मतलब 23 मार्च का कार्यक्रम जब हमने शुरू किया, हमारे पास कोई पैसा नहीं था, ये काम किया। अभी भी हालांकि पैसा देना पेंडिंग है मतलब हमारे पास पैसा है नहीं, पुराना किताब छपाई का भी पेंडिंग है, लोगों से उधार लेके दे रखा है, लेकिन वो काम चला ना, किताब छपी ना, कार्यक्रम हुए ना, सफल हुए ना। अभी देना है, वो उधार पड़ा है, वो अगला नहीं मांग रहा है, उसकी गनीमत है, और हम अभी बचे हुए, वो अलग बात है। परंतु काम चल गया। बड़ी बात यह है कि काम रुका नहीं। अभी 500 की ट्रेनिंग होनी है अपनी ना। आप यकीन मानिए 500 की ट्रेनिंग करने के लिए हमारे पास कोई संसाधन उपलब्ध नहीं है। 500 लोगों को ठहराने की और 500 लोगों के लिए इतना बड़ा आयोजन करने की, आप बता दो कहीं पर कोई जगह मिल नहीं रही हमको। हर हमारी कंडीशन यह है कि प्राकृतिक वातावरण में होनी चाहिए, शहर में भी नहीं होनी चाहिए, ठीक। अब इसकी व्यवस्था करने के लिए कितने सारे धन की आवश्यकता पड़ेगी। मोर्चे के पास कोई पैसा नहीं, लेकिन हम सब बोले कैसे हो रहा है, मगा हो जाएगा। इन्होंने बोला जी राजीव भाई की पुण्यतिथि पर 30 नवंबर जो आने वाला है, वो उसी ट्रेनिंग के बीच में एक दिन आता है। 24 नवंबर से 1 दिसंबर तक हम लोग इसको कर रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि चलो उस दिन हम संकल्प दिवस मनाएंगे, व्यवस्था परिवर्तन संकल्प दिवस मनाकर व्यवस्था परिवर्तन के लिए पूरे देश में निकलेंगे। तो क्या हम उसके लिए टी शर्ट और वो सब छपवा लें, उनके फोटो वगैरह? मगर छपवा लो, पैसा एक नहीं है। देखो कमाल की बात, पैसा नहीं है। बोला अब बोले कि कल बात कर रहे थे कि उसको उनका टी शर्ट्स का नाप देना है, इतना सारा देना है, इतना खर्चा हो जाएगा। मैं कहा हो जाएगा, कोई नहीं। कब देने उसको पैसे? बोलो तो जब जाएंगे। तो मैं कहा यहाँ से 2 तारीख को जाएंगे, मैं 2 तक तो अरेंजमेंट कर देंगे। ऊपर वाले को बोलेंगे भेजो यार किसी को, कोई ना कोई किताब कोई ले लेगा, टेंट का खर्चा, कोई ओट ले हमारे टॉयलेट्स का खर्चा, कोई ओट ले हमारे खाने का खर्चा, कोई ओट ले हमारा इसका। नहीं कोई होता है तो सारे जने जो बाकी बचेगा मिल बांट करके देख लेंगे क्या हिस्से में आता है। 500 लोगों के हिस्से में क्या आएगा? कुछ भी नहीं यार, हैं भाई। 2000 रुपए एक जने की जिम्मेदारी लगा, तब 10 लाख इकट्ठे कर देंगे। 500 लोग व्यवस्था परिवर्तन के लिए निकलेंगे। लेकिन फिलहाल हम सोचेंगे कि किसी तरह से समाज सहयोग कर दे। हम उसी से कहेंगे समाज से कि हमारा सहयोग करो, जो बचेगा वो साथियों से कर लेंगे। और हम तो ये कहते ही हैं भैया, हमारा तो सिंपल सा फंडा है कि हमारे इस मोर्चे में आया हुआ एक भी पैसा हम व्यक्तिगत रूप से खर्च नहीं करते हैं। तो इतने दिनों से अगर ये चल रहा है मोर्चा, तो उसका पीछे जो सबसे बड़ा जो फोर्स है, सबसे बड़ी ताकत है, वो स्व अनुशासन की और प्रकृति की ताकत है, परमात्मा की ताकत है। उसी की प्रेरणा से, उसी के आशीर्वाद से यहां तक हम लोग पहुंचे हैं, और उसी से ये आगे संभव होगा, आगे बढ़ना। इसके अलावा अब आप बताओ, ये सृष्टि किसने बनाई? किसने बनाई? प्रकृति परमात्मा ने बनाई ना। तो इसकी जिम्मेदारी किसकी है? जिसने बनाई उसी की जिम्मेदारी है। तो अपन तो ठेकेदार नहीं है, अपन है मजदूर आदमी। अब मजदूर क्या करता है? सुबह सुबह 9 बजे खड़ा हो जाता है मालिक के दरवाजे पे जाके, बोलेगा जी बताओ क्या करना है। मालिक बोलेगा जी मिस्त्री से पूछो। मिस्त्री बोलेगा जी क्या करना है? बोला वो बना ले, तगार बना ले, सीमेंट घोल ले, या वो बोलेगा मिट्टी घोल ले, वो बोलेगा ईंट ले आ इतनी, वो बोलेगा इतना ये ले आ। वो काम है मिस्त्री का बताना। मिस्त्री के पास जब काम नहीं है तो मालिक बताएगा। तो सीधी सी बात है भैया, यहां तो अपन लोग है मजदूर आदमी, मालिक है वो बैठा है, काम बिगड़ रहा है उसका बिगड़ रहा है, उसकी बनाई हुई व्यवस्था खराब हो रही है। हम बताओ कोई टेंशन नहीं है हमको, उसने दिए मात्र 50, 60, 100 साल है,
उसमें से 30-35 साल खो दिए ऐसे कचरा, पढ़ाई पढ़ने में, नौकरी करने में। समझ में अकल आई जब 35 साल जा चुके थे। मां काम करने के लिए मुश्किल से 10-15 साल की हिम्मत बची है और आगे काम करने की। 10-15 साल में करोड़ों साल की व्यवस्था को ठीक कर लेंगे हम। काहे को ठेकेदार बनते हैं यार? हमारे बस का है ठीक करना? अरे नहीं यार, हमारे बस का नहीं है। हम तो क्या है, अपना रोल अदा करने को खाली करना है। जो अपना काम है वो पूछो तुमको क्या करवाना है, आज का काम क्या है बताओ, आज ये करना है, ठीक है कर रहे हैं, आज ये करना है कर रहे हैं, आगे इंतजाम कैसे होगा मुझे क्या मतलब। ये साथी कई लोग बोलते हैं कैसे होगा जी, आगे कैसे होगा, मुझे क्या पता, मालिक जाने, उसका काम है। मेरा काम होगा, मैं मालिक होऊंगा तो मैं जानूंगा, उसका काम होगा तो वो जानेगा। उसने प्लानिंग बना रखी होगी, उसने फंड भी इकट्ठा कर रखा होगा, उसने सारा काम करके रखा होगा, उसका काम है, अपना नहीं है भाई। हमारा काम है, हम निकल पड़े हैं, तुम्हारे भरोसे होके निकल पड़े हैं, तुम्हारा काम करने चले हैं। तुम्हें लगता हो तुम्हारा काम कर रहे हैं तो मदद कर देना, तुम्हें लगता हो कि नहीं कर रहे हैं तो नहीं होगी मदद, ऑटोमेटिक घर बैठ जाएंगे। बहुत सारी क्रांतियां फेल हुई तो हैं। जिन लोगों ने उस क्रांति को अपना बना लिया, जिन्होंने अपने अहंकार का विषय बना लिया, वो घर बैठ गए थोड़े दिनों के बाद। क्या बदल पाए? कुछ भी नहीं बदला। बदल पाएंगे हम भी नहीं, लेकिन हो सकता है कि नेक्स्ट जनरेशन को थोड़ा बहुत रास्ता दिखा पाए कि भैया यहां तक हमने कर लिया, अब अगले वाले आ जाओ। ये तो 500 तैयार हो रहे हैं, ये इसलिए तो तैयार करने की शायद हो रहा हो कि अब तुम्हारा चुप होने का टाइम आ गया, तुम आराम से घर बैठो, ये 500 अपने आप संभाल लेंगे। फिर 500 अगर कर दिया, अगर एक आदमी ने निकलने के बाद 500 तक का आंकड़ा पार कर लिया, ये 500 और 500 तैयार कर देंगे तो कितना आंकड़ा बनता है? 2.5 लाख का आंकड़ा बनता है साथी। 2.5 लाख क्रांतिकारी हो गए तो 7 लाख गांव तक जाने में कितना टाइम लगेगा रे? हैं? पूरे भारत को बदलने में कितना समय लगेगा? जितना टाइम लगेगा एक गांव को समझाने में कितना समय लगता है? 1000 गांव, अगर 1000 घर हैं किसी गांव के अंदर, 1000 घर, और उस गांव में 5 साथी हों, तो एक आदमी के हिस्से में कितने? 5 साथी है ना, तो 200 घर आए। अगर रोज एक घर को वो कवर कर दे बैठ के समझाने के लिए, तो 200 घरों को समझाने में 200 दिन लगेंगे। वो 200 दिन 1 साल में पूरा कर दे, वो 200 दिन 3 साल में पूरा कर दे, जितने टाइम में पूरा कर दे, हर आदमी तक हर जानकारी पहुंचाई जा सकती है। यदि गांव में हमारे पास 5 आदमी हो तो हमारा टारगेट क्या है? गांव में 10 आदमियों का, और 10 आदमी हो तो 1000 घर हो तो 100 घर। लेकिन एक बात सोचो, जब 10 आदमी बनेंगे और वो मोहल्ले में निकलेंगे, 10 आदमी डेली के डेली 10 घरों को करेंगे। एक घर को एक जना कर रहा है, 10 घरों, क्या 10 घरों में से रोज की रोज वो एक घर भी नहीं निकाल सकते जहां से कोई क्रांतिकारी बोले कि मैं भी तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूं? निकाल सकता है ना? तो पहले दिन तो हमारे पास 10 साथी हैं, अगले दिन हमारे पास 11 हो गए हैं, अगले दिन हमारे पास 12 हो गए। जितना कैलकुलेशन करके चलोगे ना, जितना चलोगे यहां से कि इतने साथी हैं, अब चलते हैं, इतने दिन में पूरा हो जाएगा, उससे पहले पूरा होगा, मैं ये बता रहा हूं। लेकिन चलना पड़ेगा उसके लिए। चलेंगे नहीं तो होगा नहीं, लेकिन चलेंगे तो जितने समय में सोचा उससे पहले होगा, गारंटी है। क्योंकि काम अपना नहीं है, उसको पूरा करने की सारी तैयारी उसने करके रखी हुई है पहले से ही। यहां पे लड़ने के लिए कैसे कैसे आदमी की जरूरत है, मैं सब साथियों को बोलता था, जिस आदमी की जब जरूरत होगी अपनी ट्रेनिंग में अपने आप आ जाएगा, कुछ करने की जरूरत नहीं है, खाली ऐलान करना है। क्यों भैया, आप लोगों को बुलाया था किसी ने? मैसेज ही तो पहुंचा था ना, संदेश पहुंच गया, अपने साथियों ने आपको बुलाया, वो प्रेरणा आपके अंदर आई। कोई जबरदस्ती कर सकता था आपके साथ यहां आने की? जबरदस्ती नहीं कर सकता था ना, है? तो इसलिए ये ऐसी प्रोसेस शुरू हो चुकी है जो ये मान चुकी है कि ये काम हमारा नहीं है, ये उसका काम है, हम अपनी ड्यूटी दे रहे हैं खाली। और आप अगर इस नियत से आगे बढ़ेंगे तो इस मोर्चे में मुझे नहीं लगता, मैं 500 लोगों की कह रहा हूं तो 5000 लोगों की टीम बनने में कुछ ज्यादा समय लगेगा क्या? नहीं भाई, आप लोगों को देखो, जो लोग आए थे यहां अपने लोन के आवेदन को लेकर या दूसरे मसलों को लेकर, उस पर तो हमने बोल दिया ना, आपको नंबर दे दिया, उधर चले जाइए, वहां से आपके पास लिंक आ जाएगा। अपनी YouTube की हर वीडियो में डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, जहां मोर लिखा होता है और वहां आगे मोर लिखा होता है,
उस पर क्लिक करोगे तो वहां रुपए को लेकर के वीडियो बना रखी है, क्या करना है वो बता रखा है। उन वीडियोस को सुन लीजिए, अपने उसको बिल्कुल दिमाग में उतार लीजिए। जो आपके पास आवेदन बनकर आया है उसकी भाषा को एकदम पक्का याद कर लीजिए, जैसे स्कूल में पढ़ने वाला पाठ याद होता है। और आपको अधिकारियों से क्या पूछना है, क्या कहना है, वो सब हमने वीडियोस में बता रखा है। कोई टेंशन नहीं, मतलब नॉलेज का पंगा है। कोई ऐसा साथी भी है जिसने बैंक वालों से केवल वीडियोस देख करके लड़ाई लड़ ली हो? कोई है यहां बैठा? क्योंकि हर बार कोई ना कोई मिल जाता है। हाथ खड़े करो। ये देखो 5 6 7 लोग तो ऐसे यहां पर बैठे हैं जो ना मतलब मोर्चे में पहली बार आए हैं, अपने आप वीडियो सुन के ही लड़ लिए बैंक वालों से। बताओ, और इनमें से 7 वालों बैंक वाले वापस कितने लोगों के गए? कितने लोगों ने वापस भगा दिए? सबने भगा दिए ना। बस पहली बार तो आप सब भगा सकते हो, लेकिन पंगा क्या होगा जब बैंक वालों को पता चल जाएगा कि इन लोगों को इस बात की नॉलेज हो गई है, अब हम जबान से तो कम से कम इनसे नहीं लड़ सकते। फिर वो ताकत का इस्तेमाल करेंगे खाकी वर्दी की। खाकी वर्दी की ताकत को से बचने के लिए अपने पास लोग होने चाहिए, और आपकी ताकत वो लोग हैं जिनका आवेदन नहीं लगा हुआ, जिनके लोन का मसला नहीं है। मैं इसका आपको एग्जाम्पल देता हूं एक। मैं और मेरी पत्नी हम लोग ट्रेन से जा रहे थे अहमदाबाद, अभी पिछले महीने की बात है। हम जहां बैठे थे उसमें डब्बे में, वहां पर एक बंदा था जिसने बाद में बताया कि वो आर्मी से है। पहले नहीं बताया उसने, पहले वो बहुत शांत स्वभाव से बात करता रहा। तो वो बैठा था, हम लोग भी बैठे थे, हमने आपस में कोई बातचीत नहीं हमारी। वो बहुत शर्मीला सा था, उसने मतलब हम तो क्या ढूंढते हैं कोई बात करने को मिल जाए, कि हमारे पास तो भरा पड़े, खाली होने को तैयार रहते हैं हम तो, हैं कि कोई ट्रेन में बस में कहीं भी चालू हो जाते हैं। तो अब हम बहाना ढूंढते हैं, कोई हमको पैकेट वाला खाता हुआ दिख जाए, कोई हमको वहां पर कुछ ऐसा काम करता दिख जाए, कोई बच्चों को डांटता मिल जाए तो बच्चों पे तो हम चालू हो जाएंगे, हैं कोई कुछ भी ऐसा कुछ करता मिल जाए, बस अपन फिर अपना यारी दोस्ती बन जाती है, फिर अपना लिंक बन जाता है, बंदा जुड़ जाता है। तो जी टीटी आ गया, उसने बोला हाँ जी, हाथ लगाया उसको। हाँ आपका नाम? उसने नाम बताया। कहां से चढ़े आप? बोला जी चंडीगढ़ से। टिकट कहां से थी आपकी? टिकट उसकी पीछे से थी, हिमाचल से, जहां से वो ट्रेन आई थी। उसने बोला उस चौक से, वहां से टिकट थी। तो आपकी तो टिकट कैंसिल हो गई है, आपकी बोर्डिंग वहां से थी। बोला हाँ। तो जब टिकट वहां से थी तो आप यहां से क्यों चढ़े? बोला वो कुछ इमरजेंसी हो गई थी, मेरे घर में बीमार हो गए थे तो उनको लेके हॉस्पिटल चंडीगढ़ आए थे, तो मैं चंडीगढ़ उस फैमिली को छोड़ के अब मैं अपनी ड्यूटी ज्वाइन करने के लिए जा रहा हूं। आप तो नहीं बैठ सकते इसमें, आपकी टिकट कैंसिल हो चुकी है, देखो रेड लाइन आ गया। बोला भाई साहब मैंने टिकट कराई थी। बोले टिकट कैंसिल हो चुकी है, रेड हो गया है। ऑनलाइन होता है सब कुछ, आपको नहीं पता है क्या? ये टिकट आपकी कैंसिल हो चुकी है, आपको उतरना पड़ेगा अगले स्टेशन पर। मैं बोला मैं क्यों उतरना पड़ेगा भाई? मैंने सीधा भाई बोला, मैं क्यों उतरना पड़ेगा भाई? अगले ने टिकट उससे ज्यादा सफर की ले रखी है जितना अगला कर रहा है, बाकी टाइम तुम्हारी ट्रेन खाली आई थी ना। बोला क्या मतलब है? मैं कहा टिकट नहीं ले रखी है इसने। बोला ले रखी है तो क्या खरीद ली ट्रेन? मैं कहा हां, ये सीट इसने खरीद ली। कैसे खरीद ली? कैंसिल हो गई लाल। मैं कहा अपने लाल डब्बे लेके चल कहीं और। मैंने कहा ये टिकट मैंने खरीद रखी है, मेरी सीट पे मैंने हाथ लगाया जहां मैं बैठा था, ये टिकट मैंने खरीद रखी है गुजरात के साबरमती के स्टेशन तक, और आज के लिए खरीद रखी है। और तेरी मां ने दूध पिलाया तो इस सीट पे बैठ के दिखा दे मेरी मर्जी के बिना। पैसे देकर ट्रेन नहीं खरीदी, लेकिन ये सीट खरीदी आज के लिए, ये आज का रेंट मेरा, ये सीट आज के दिन मेरी है। इस सीट पर मेरी मर्जी के बिना कोई दूसरा आदमी नहीं बैठ सकता। तू बैठ सकता है तो बता। नहीं आप तो आए हो ना, मैं आया नहीं। ये अगला बंदा अगर 2-3 स्टेशन नहीं आ पाया है, बता रहा है मजबूरी में, तो तुम लाल कर दोगे और तुम्हें अपना धंधा चलाना है, तुम 1000 रुपए में किसी और को बेचोगे। तुम इसको उठा के देखो, किसी और को बिठा के देखो, साले की नाक मैं तोड़ूंगा हरामजादे की। तुम बिठा के देख, तू अगले स्टेशन पे देखता हूं तेरे को। मैं कहा तू बुला, किसको बुलाता है? मैं बुलाता हूं, यहां ट्रेन में मेरे 200 आदमी बैठे हैं पीछे आगे, मैं बताता हूं तुझे। ठीक है। अब मैंने जब उसको बोला तो वो टीटी वहां से साफ छपाचट हो गया, निकला है, वापस आया ही नहीं वापस ट्रेन के अंदर, वो डब्बे के आसपास भी।
मैंने कहा इसके, हाँ मैंने एक और बोला उसको सच्ची, मैं कहा ये पैसे वापस कर इसको, टिकट अगर इसको उतारना चाहता है। पैसे तो रेलवे, अच्छा पैसे रेलवे देगा, पैसे इसने रेलवे को दे दिए, कैंसिल तुम करोगे। कमाल है यार। ये भी डिस्कशन हुआ था कि भाई यार पैसे रेलवे से मांगो और टिकट का ठेकेदारी तुम पैसे दो, तुम अगर इसको उठा रहे हो तो मैं क्यों दूं, तुम रेलवे को तो रेलवे को बुला, फिर जिसने कैंसिल की उसको बुला, उसको देखते हैं, पहले पैसे लेंगे उसके बाद कैंसिल करेंगे, फिर इसको यहां से उठाएंगे, नहीं तो ये वहां तक जाएगा और इसको तू उठा के दिखा। और जब तू तड़ाक पे आ जाते हैं ना, फिर उनको पता है हरियाणा वाले हैं, तू बोलते ही अगला आदमी वैसे ही डाउन हो जाता है ना। और जब तक बोलते हैं आप सर, तब तक उसको लगता है चौधरी है। और हम तो बिल्कुल जाते हुए मैं तो उसको बोल भी देता, मैं ऐसे ऐसे काले कोट पहने हुए बहुत देखे हमने, और टीटी पहन के रखते ना, हमारा कोट पहने हुए बहुत देखे हमने भी, खूब पहने हैं मगर। इसका ये बताने का पर्पस क्या है मेरा, कि बंदे की टिकट थी, अगर वो बहस करता, उस टीटी ने नौटंकी करनी थी या उससे पैसे मांग लेने थे। मेरी टिकट नहीं थी, मेरा पंगा नहीं था, मैंने जैसे ही उसको बोला निकल पड़ा वो। यानी कि आपका जिसका लोन है और जिसका घर नीलाम होने वाला है, अगर उसकी लड़ाई कोई ऐसा व्यक्ति लड़े या उसके आगे कोई ऐसा व्यक्ति खड़ा हो जाए, मान लो आपका घर नीलाम होने के लिए करने के लिए आए हुए और पूरा गांव आपका साथ में आ जाए और गांव सिर्फ एक भाषा बोले, गांव वाले बोले कि भाई देखो तुम जो कह रहे हो वो ठीक है, ये देश कानून से चलता है, इन्होंने कोई डिस्प्यूट खड़ा किया हुआ है, जब तक डिस्प्यूट का निवारण नहीं हो जाएगा तब तक इसका घर नीलाम तुम नहीं कर सकते, जो इसने सवाल पूछे हैं उनका सही सही जवाब इसको संतुष्ट कर दो और इसका घर की नीलामी ले लेना, हम बीच में नहीं अड़ेंगे। अगर तुम इसको संतुष्ट किए बिना इसके घर का कब्जा लेने वाले हो तो आइए गांव वाले तुम्हारी टांगे तोड़ देंगे। गांव जब खड़ा हो जाएगा, क्या फिर भी किसी के साथ कोई कर सकता है ऐसा? शहर में भी अगर पड़ोस खड़ा हो जाए, पड़ोस को क्या करना, आपने अपनी सारी गली को समझा देना है, गली को यह समझा देना है कि जिस दिन भी वहां पर कुछ ऐसा होना लगे, लाठियां लेकर औरतें एक तरफ इधर खड़ी हो जाएं, एक तरफ परली साइड गली के, कि तुम निकल के दिखाओ हरामियों, तुम्हारी टांगे हम तोड़ेंगी। मतलब क्या करना है, जिस दिन यह होने लगेगा कि जिनका झगड़ा है, जब समाज को यह पता चलेगा कि इनके घर की नीलामी इनकी नाकामी की वजह से या इनके काम ना करने की वजह से या इनकी नाकामयाबी या फिर इनके पैसा ना कमाने की वजह से नहीं है, असल में इनके घर की नीलामी सिस्टम की बेईमानी की वजह से है, बैंकों के षड्यंत्र के तहत है। आपका लोन कितना था? 1,63,00,000 रुपए का। देखो जी जरा केस सुनो, 1,63,00,000 रुपए का लोन है, 4 साल से भर रहे हैं, 4-5 साल से 1,35,00,000 रुपया भर चुके हैं। कितना बचा हुआ है आपके हिसाब से? कितना बचना चाहिए? 1,63 लिया था, 1,35 दे दिया, 30,00,000 रुपए का लोन और बचा होगा, या ज्यादा करो 35,00,000 का, अभी भी 1,70,00,000 तो देना है बंदे ने। देख लो। और हर बार हर महीने किस्तें चुकाने के बाद भी, हर महीने 2-3 लाख बढ़ा के ही बताते कि अभी और बढ़ गया। चुका पाएंगे ये कभी? है? अरे भैया हो ही नहीं सकता है चुका पाएंगे। अब इसमें पूरे समाज को खड़ा होना चाहिए ना, ये कौन सा लॉजिक है? ये कैसी बैंकिंग है जिसमें तुम 1,63 लेकर के 1,63 दे करके 1,35 ले करके भी 1,70 लेना चाहते हो? हैं? वही, मैं सूदखोरों से भी खतरनाक ब्याज। और ये जाल इतना जबरदस्त है, जो एक बार फंस गया क्रेडिट कार्ड के जाल में, लोन के जाल में, इन हाउस लोन के चक्कर में जो फंस गया ना बेटा, फंस गया। औरतों को पहले तो वहां बड़े बड़े बैनर लगा के औरतों को रुझाएंगे, वो औरतें बोलेंगी हैं जी अपना घर तो होना ही चाहिए, किराए पे कब तक रहेंगे। फिर जब ले लेते हैं उस घर की किस्तें चुकाने के लिए कॉम्प्रोमाइज करते हैं, ना सुबह का पता ना रात का पता, दिन रात बंदा काम करता है, चुकता कभी होगा ही नहीं वो।
सारी जिंदगी मेरी पत्नी ने जब मुझे कहा घर ले लेना चाहिए अपना, मैंने कहा अगर तुम चाहती हो मैं अपनी सारी जवानी किस्तें चुकाने में गुजार दूं तो ले लेता हूं, अदरवाइज घर वालों ने गांव में बना रखा है, अपना जाके उसमें रहेंगे या वो बेच करके कहीं और ले लेते हैं, नहीं लेना। यार बड़ा शहर में अगर रहना है, बहुत बेवकूफ लोगों ने मकान बना के रखे हैं, उनमें समझदार आदमी किराए पे रहते हैं। शहर में अपने मकान का क्या मतलब है? शहर का मतलब क्या है? शहर का मतलब नरक, शहर का मतलब ही नरक है। आप जाओगे वहां गंदी गंदी नालियां हैं, ठीक है, पानी आपको कौन सा मिलता है? लैट्रिन का पानी पीने को मिलता है, लैट्रिन के ही पानी को रिट्रीट करके आपको भेजते हैं, साथ में फ्लोराइड मिला के भेजते हैं। पक्षियों की आवाज सुनने को तरस जाते हो, पेड़ देखने को तरस जाते हो, पार्क में जितनी घास लगी है सारी नेगेटिव ऊर्जा की देती है, आपके बच्चों को कुछ भी पॉजिटिव नहीं मिलता है, सारा पोल्यूशन, सारा दिन की टी टी पी पी दिमाग की शांति को भंग करती है, वो दिमाग की शांति परिवार की शांति को भंग करती है। और भारत के स्ट्रक्चर को समझोगे, भारत में गांव के अंदर कोई भी गलत काम करना अनिवार्य नहीं था। सिनेमा कहां होगा? शहर में। वैश्यालय कहां होगा? शहर में। दारू पीने कहां जाना पड़ेगा? शहर में। सब रंडी खाने और सारे उल्टे काम कहां होंगे? शहर में। शहर सिर्फ गंदे लोगों की जगह है रहने के लिए, अच्छा आदमी शहर में रह ही नहीं सकता है। तो शहर बनाया इन्होंने इसलिए, लेकिन अब सबको क्या लालच दे रखा है कि शहर में जाना है। स्कूल कहां भेजेंगे? शहर में। अस्पताल कहां देंगे? शहर में। हमको लगता है स्कूल के लिए हमको शहर जाना है। कौन से स्कूल में बच्चा पढ़ रहा है? जिस स्कूल में आपका बच्चा पढ़ रहा है वो सिर्फ कार्टून देखना सिखा रहा है, कार्टून देख के बदतमीजी करना सीख रहा है, बदतमीजी करके सारा दिन उल्टा बोलना सीख रहा है, ना ढंग से खाना आता है, ना बोलना आता है, ना घर का कोई काम करना आता है, ना पढ़ना आता है। मतलब पूरी परिवार का स्ट्रक्चर खराब करने का काम शहर करता है खाली। हमको समझ में नहीं आता। देखो कमाल की बात, हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो रखी है। तो हम लोग इसके ऊपर लंबी चर्चा करेंगे कल वाले सेशन में। अभी भोजन का टाइम हो गया क्या? तो अभी हमारा जो क्या नाम अगला जो सेशन होगा, ये एक सेशन था जो मोर्चे से जुड़ने के लिए और दूसरी चीजों के लिए। बाकी आप सब लोग इस पूरी प्रोसेस में जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे आपको